हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने-अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी 133 का हमारा एक वीडियो सीरीज़ पहले ही आ चुका है और उस वीडियो सीरीज़ में मैंने लगभग 3 ब्लॉक्स, 3 खंड कवर किए थे। आज मैं बाकी बचे हुए 2 खंड बीपीएससी 133 में जो बचे हुए 2 खंड है, उसको कवर करूँगा, ठीक है? उसमें उन 2 खंडों में शायद 6 चैप्टर है, ठीक है? 6 या 5 चैप्टर्स होंगे, तो मैं उसको ब्रीफली एकदम शॉर्ट में जो मेन थीम है चैप्टर का, उसको कवर कराते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बता दूँगा और वीडियो को समाप्त करूँगा। आज मैंने वीडियो की जो स्टार्टिंग की है ना, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ही की है क्योंकि बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो सीरीज़ आ रही है ना, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स नहीं बताए जा रहे हैं। इस वजह से मैंने ये जो वीडियो सीरीज़ की स्टार्टिंग की आज मतलब आज जो मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने ये महत्वपूर्ण प्रश्न रख दिए हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेना है, मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बचे हुए 2 खंडों के, बचे हुए 2 ब्लॉक्स के एज़ आई थिंक चौथा और 5वां ब्लॉक चौथे और 5वें ब्लॉक से इतने सारे प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है? तो ये सभी प्रश्न आप लोग पहले पढ़कर देख लीजिए और मैं भी पढ़ के सुना देता हूँ। प्रश्न है कि दबाव समूह क्या है? विस्तार से बताइए। पहला वाला ये प्रश्न है। दूसरा है वैश्वीकरण क्या है? समझाइए। तीसरा है विभिन्न प्रकार के निर्वाचन व्यवस्था की चर्चा कीजिए। ठीक है? उसके बाद है राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक बताइए। राज्य क्या है? इसकी प्रकृति पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मतलब टोटल 5 चैप्टर में से मुझे 5 प्रश्न ही ऐसे लगे जो कि एग्ज़ामिनेशन में आ सकते हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वो 5 प्रश्न और मैं टॉपिक का जो थीम है कवर कराता हुआ अब आगे बढ़ूँगा। आप लोगों ने प्रश्न देख लिया, अब मैं जो आप लोगों को सुनाऊँगा, जो चैप्टर्स का डिस्कशन आप लोगों के सामने करूँगा, वहाँ आप लोग देखेंगे कि ये जो प्रश्न है इसके उत्तर स्वतः ही मिल रहे होंगे, ठीक है? मतलब मैं जो डिस्कस करूँगा आप लोगों को वहाँ पर क्वेश्चन के आंसर मिल रहे होंगे, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? आगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वीडियो है ये जो वीडियो है ये रात को अपलोड होगी मतलब सुबह आप लोगों के लिए प्रीमियर कर दी जाएगी और कल सुबह मेरे ख्याल से आज कितना तारीख है? आज मेरे ख्याल से 23 तारीख है, तो कल सुबह मतलब 24 तारीख को या अगर 25 तारीख है कल, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है कि क्या डेट है। 1 सेकंड में कन्फर्म बता ही देता हूँ, मैं अपने फ़ोन में देख लूँ। हाँ, आज 23 मार्च है, ठीक है। तो 24 मार्च को 11 बजे के बाद, सुबह के 11 बजे के बाद, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के आंसर सहित पीडीएफ आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिए जाएँगे और वो जो पीडीएफ है, आप लोगों के लिए मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी, ठीक है? आप लोग मेरी वेबसाइट पर चले जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। वहाँ जाइएगा, वहाँ से आप पीडीएफ परचेज़ कर लीजिएगा या फिर आप इंस्टामोजो मेरा जो इंस्टामोजो अकाउंट है, वहाँ से जाकर के आप लोग पीडीएफ को परचेज़ कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम पे भी लिंक मिल जाएगा आप लोगों को ये असाइनमेंट के प्रोडक्ट या कह लीजिए कि गैस पेपर के क्वेश्चन और आंसर्स का, तो वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे हमें क्या डिस्कस करना है। तो ये है खंड 4 मतलब ब्लॉक 4 है, इसमें 2 चैप्टर्स हैं शायद, एग्ज़ैक्ट तो शायद 2 ही चैप्टर हैं। जो भी हो जितने भी चैप्टर्स हैं मैं उसको कवर करवाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला है कि राजनीतिक दल और दल व्यवस्था, इस पर ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो चैप्टर है, इस पर हमें डिस्कस करना है। तो एकदम शॉर्ट में डिस्कस कराऊँगा मैं। मैं इसको आज ज़्यादा लॉन्ग खींचने वाला नहीं हूँ क्योंकि कल वाला जो वीडियो था उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं रहा। मैंने इतनी मेहनत की, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा समय तक मैंने मतलब वार्तालाप किया आप लोगों के साथ, मैंने आप लोगों से बातें की, लेकिन आप लोगों ने उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा। आप लोग इस वीडियो में प्रयास कीजिएगा कि इसका रिस्पॉन्स अच्छा जाए। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके, ठीक है? हालाँकि अब राजनीतिक दल पर चलते हैं, बातें बहुत हो गई। तो देखिए दोस्तों, वास्तव में मैंने कल भी बताया था कि जो लोकतंत्र नाम की जो संभावना है, ये लोकतंत्र नाम का जो शब्द है, ठीक है? या लोकतंत्र नाम की जो बला है ना, इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? ग्रीस, यूनान में हुई थी। वहाँ पर लोगों ने सर्वप्रथम वहाँ जो मौजूद तंत्र था उसके लिए लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है? ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यही यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि प्राचीन यूनान में एथेंस के नगर राज्य ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक ऐसी व्यवस्था का प्रयोग किया था जिसमें नागरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेते थे। तो क्या होता था ना कि ये एथेंस यूनान या जो ग्रीक है ना, ग्रीस या ग्रीक समझ लीजिए, इसकी राजधानी है एथेंस। तो एथेंस में एक ऐसा नियम बनाया गया था, जहाँ पर मतलब एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाया गया था, एक ऐसी विधि को अपनाया गया था, जहाँ पर नागरिक को मतलब वहाँ की जनता को ये अधिकार होता था कि वो
क्या कर सकते हैं कि सामाजिक निर्णय लेने में अपनी मदद जो है वो कर सकते हैं, मतलब सामाजिक निर्णय लेने में वो अपने राय विचार जो है ना वहाँ रख सकते थे। तो सर्वप्रथम ऐसा प्रयोग जो है ना ग्रीक या यूनान में किया गया था और एथेंस नगर में किया गया था। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ये सब मैं अभी आप लोगों को ऐतिहासिक बातें बता रहा हूँ, इतिहास से संबंधित तथ्य बता रहा हूँ। आगे हम लोग सीधे टॉपिक पर आएँगे। अब देखिए धीरे-धीरे क्या हुआ ना कि मतलब शुरुआती दौर में एथेंस में जब इस प्रथा का या इस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, तो उस समय क्या था ना कि महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। पहली बात बच्चों को नहीं था अधिकार, केवल उन्हीं लोगों को अधिकार था जो कि वहाँ पर कामगार थे, जो कि वहाँ काम करते थे, मतलब सफल नागरिक थे, केवल उन्हीं लोगों को निर्णय लेने का अधिकार था। तो उस समय लोकतंत्र की जो अवधारणा है ना, वो उतनी ज़्यादा विस्तृत नहीं हुई थी। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि ये विकसित होने लगी, ठीक है? और इसके जो विकास की शुरुआत है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप से हुई, मतलब यूरोप एक महादेश है, आप लोग जानते होंगे। तो लोकतंत्र या कह लें कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ हुई? तो यूरोप में हुई। अब यहाँ अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया सीधे नागरिक के सामने नहीं हो, ठीक है? अब और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया सीधे नागरिक के हाथों हो, सीधे नागरिक इसमें भाग ले सकते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था ना कि एक जैसे कि मान लेते हैं सड़क बनाना है, ठीक है? तो 10 लोग मिल जाते थे और ये फैसला कर लेते थे कि हाँ, इस सड़क का निर्माण करना है, ठीक है? लेकिन अभी मान लेते हैं कि किसी सड़क को बनाना है 500 किलोमीटर लंबी सड़क को, तो क्या 500 लोग मिलके ये फैसला ले लेते हैं? नहीं लेते हैं। उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है। लंबी प्रक्रिया ये है कि हम सबसे पहले चुनाव का सहारा लेते हैं, किसी राजनीतिक दल के नेता का सहारा लेते हैं, राजनीतिक दल के नेता को सत्ता में बैठाते हैं, फिर वो नेता सत्ता में आते हैं, सत्ता में आने के बाद ऑर्डिनेंस पास करते हैं, टेंडर निकालते हैं, टेंडर निकालने के बाद फिर क्या करते हैं कि रोड बनने का काम स्टार्ट होता है। तो ये जो इतनी सारी प्रक्रिया हुई, क्या नागरिक के समक्ष हुई, नागरिक के सामने हुई? नागरिक ने तो केवल एक काम किया, सत्ता में नेता को बैठा दिया। सत्ता में बैठाने के बाद ऑर्डिनेंस पास करना या कह लें कि टेंडर पास करना, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट देना, ये सब काम क्या नागरिकों ने किया? तो बिल्कुल नागरिकों ने नहीं किया। ये सब किसने किया? तो जनता के प्रतिनिधि ने किया, ठीक है? तो ऐसी जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं और प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें निर्णय सीधे नागरिकों के हाथों लिए जाते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में होता था, जैसा कि ग्रीस और एथेंस जैसे जगहों पर होता था। इतना क्लियर हो गया? तो हम लोग अभी ऐतिहासिक तथ्यों को अब समझ गए। अब सीधे मुद्दे पर चलते हैं जो हमें डिस्कस करना है। मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ आगे। अब है राजनीतिक दल जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमसे प्रश्न पूछ सकता है कि राजनीतिक दल क्या है? इसको विस्तार पूर्वक समझाइए। ऐसे प्रश्न हमसे पूछ सकता है। ठीक है? तो देखिए दोस्तों ऐसे हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल ऐसा एक तंत्र होता है जिसमें लोगों के सामान्य आधार को एकत्रित किया जाता है, उन्हें संगठित किया जाता है और एक जनमत का निर्माण किया जाता है और अपने समर्थकों की ओर से उस कह लें कि उस मुद्दे को एक व्यापक मोर्चे के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। हालाँकि अब आपने इस परिभाषा को अच्छे से समझा नहीं होगा, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी बीजेपी पार्टी है एक इंडिया में, उसका बोलबाला है, ठीक है? अब देखिए वो क्या कर रही है, हालाँकि मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, आप केवल इसको एक उदाहरण के तौर पर ही समझिए। अब ये एक बीजेपी पार्टी है, यह एक राजनीतिक दल है, इसने क्या किया, समाज में मौजूद कमियों को ढूँढा और समाज में मौजूद गंभीर मुद्दों को ढूँढा, ठीक है? और उसके लिए उन्होंने जनमत का आग्रह किया, मतलब उन्होंने सारे मुद्दे ढूँढ लिए, जैसे धारा 370 का मुद्दा था एक, ठीक है? राम मंदिर का मुद्दा था, क्लियर? 3 तलाक का मुद्दा था। तो इन सभी मुद्दों को इस पार्टी ने खोजा और नागरिकों से ये आग्रह किया कि आप मुझे भारी बहुमत से आप मुझे बहुमत से सरकार में लाइए और इससे जो संबंधित समस्याएँ हैं, ये सब जो मुद्दे हैं, मैं इन सभी मुद्दों को हल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो यही इस यहाँ पर अब ये कहने की मैंने कोशिश की थी, आप लोग एग्ज़ाम्पल में देख रहे हैं कि एक क्या है, एक संगठन है, जो लोगों के जनाधार को एकत्रित करने की कोशिश करता है, उन मुद्दों को खोजता है और उन मुद्दों पर व्यापक समर्थन जुटाने की कोशिश करता है, तो ऐसा ही संगठन राजनीतिक दल कहलाता है। इतना क्लियर हो गया?
समझ में आया कि नहीं आया? सामान्य शब्दों में या सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा संगठन या समूह जो सामान्य नागरिकों के मुद्दे को खोजता है और उससे जनमत जुटाता है, ठीक है? या कह लें कि उससे बहुमत प्राप्त करके शक्ति को स्थापित करने की कोशिश करता है, शक्ति को अपने हाथों में लेने की कोशिश करता है और फिर बाद में उस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करता है, तो वो राजनीतिक दल कहलाएगा। इतना क्लियर हुआ अथवा नहीं हुआ? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे क्या-क्या सारी बातें लिखी हुई है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 1 सेकंड ये वाला, इसको मैं छोटा कर दूँ। हाँ, ठीक है। छोटा हो गया। तो इतना क्लियर हो गया ना? अब आगे बढ़ते हैं। एक विख्यात राजनीतिक प्रचार पुस्तिका थी जिसका नाम था थॉट्स ऑन द कॉज ऑफ द प्रेजेंट कंटेस्टेंट, ठीक है? यही था शायद, डिसकंटेंट्स में एक लेखक थे, ठीक है? उनका नाम था एडमंड बर्क। तो उन्होंने एक परिभाषा दी थी एक राजनीतिक दल की, वो थी कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित सिद्धांत जिस पर वे सहमत हो पर चलते हुए अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्र हित को प्रोत्साहित करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे हो। तो एडमंड बर्क कहते हैं कि व्यक्तियों का ऐसा समूह अथवा संगठन जो एक निश्चित सिद्धांत पर कार्य करते हो, ठीक है? मतलब ऐसा है कि 10 लोगों का समूह है, ठीक है? अब उनका एक निश्चित सिद्धांत हो, जैसे कि धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर का मुद्दा, ठीक है? तो ये क्या है ना, 10 लोगों का एक संगठन है, ठीक है? अब इनका एक निश्चित सिद्धांत है कि इन सारे मुद्दों को समाप्त करना है। ये सब जो समाज में कुरीतियाँ मौजूद हैं, इन दोनों को समाप्त करना है, ठीक है? अब ऐसा है कि 10 लोग हैं, ठीक है? अब इन मुद्दों पर उन सभी की सहमति होनी चाहिए, तभी तो ये वाला मुद्दा सुलझ पाएगा। अब मान लीजिए 10 में से 9 लोग कहेंगे ठीक है इसको सुलझा दिया जाए, 1 लोग कहेगा नहीं भाई नहीं सुलझाना है, तो क्या फिर ये सहमति बन पाई? नहीं बन पाई। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो कि एक निश्चित सिद्धांत पर चलते हो और सभी एक-दूसरे से सहमत हो और सभी अपने-अपने सामूहिक प्रयत्नों से क्या करें कि राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करने की कोशिश करें, तो वैसा जो दल है, वैसा जो समूह है, एक दल के नाम से जाना जाएगा। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसी तरह इन्हीं सभी विचारों को बाद में रॉबर्ट मिशेल्स, दुर्वरजर और शुम्पीटर जैसे लोगों ने या शुम्पीटर जैसे विचारकों ने आगे बढ़ाया था। इतना क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। ऐसे इसमें बहुत सी बेकार सी बातें दी गई हैं, उन्हें हमें एकदम पॉइंट आउट नहीं करना है, ठीक है? हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मुद्दे हैं ना, उसी पर बातें करनी है। अब यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने लायक है। जब हम राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य स्थानीय समकक्षों के साथ सीमित और स्वविराम संबंध वाले श्रेष्ठ व्यक्तियों का एक ढीले तरीके से जुड़ा हुआ समूह नहीं है, बल्कि हमारी परिभाषा के लिए आवश्यक है संगठन में निरंतरता, एक संगठन जिसकी संभावित जीवन अवधि वर्तमान नेताओं के जीवन पर निर्भर न हो, स्थानीय और राष्ट्रीय इकाइयों के बीच नियमित संचार और अन्य संबंधों के साथ हो। तो यहाँ पर ये है ना कि राजनीतिक दल जो अभी मैंने परिभाषित करने की कोशिश की, तो उसका मतलब ये नहीं है कि केवल कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों का समूह हो गया और इससे राजनीतिक दल बन गया, ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ जो चीज़ें हैं वो आवश्यक है, जैसे संगठन में निरंतरता। संगठन में निरंतरता का मतलब है कि ये जो संगठन, मान लेते हैं मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था 10 लोगों का, तो 10 लोगों का जो संगठन है उसमें है ना परिवर्तन ज़रूरी है। मतलब ऐसा है कि उनके विचारों में परिवर्तन होते रहना चाहिए, 10 में से 1 लोग अगर निकल भी गया तो उससे कोई ख़ासा फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। अब 10 में से 2 लोग जुट गए तो उससे भी कोई ख़ासा फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। सारे लोगों के क्या है ना विचार और सिद्धांत एक होनी चाहिए, तो संगठन में निरंतरता होनी चाहिए, ठीक है? अब ऐसा है कि 10 लोग संगठन में हैं, अब उनकी जीवन अवधि समाप्त हो गई, वो मर गए तो संगठन भी समाप्त हो गया। अगर ऐसा होगा तो फिर वो राजनीतिक दल बन नहीं पाएगा। तो ऐसा है कि संगठन का निर्माण तो हो गया 10 लोगों की बदौलत, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए केवल उन्हीं 10 लोगों पर टिके हुए नहीं रहना है, ठीक है? हमें आगे के लिए आगे के नेताओं को खोजना है और उसके माध्यम से इस संगठन को आगे बढ़ाते रहना है। और उसके बाद स्थानीय और राष्ट्रीय इकाइयों के बीच नियमित संचार का काम अगर हो रहा है संगठनों में, तो वही जो है ना राजनीतिक दल के रूप में हमारे सामने आता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और अभी बिहार में मैं हूँ, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, अगर इन दोनों के बीच में संचार ही ना हो, बातचीत ही ना हो, तो फिर दोनों एक-दूसरे को कैसे लाभ पहुँचा सकेंगे? दोनों एक-दूसरे के मुद्दे को कैसे समझेंगे और उसका समाधान कैसे खोज पाएँगे? तो ऐसा है कि संगठन में स्थानीय और राष्ट्रीय इकाइयों के बीच निरंतर संचार होते रहना चाहिए ताकि राजनीतिक दल की जीवंतता बनी रहे।
इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसको मैं डिलीट कर दूं, एक सेकेंड। अब है राजनीतिक दल के कार्य, ये मैं अभी आप लोगों से चर्चा करूंगा। सॉरी, मिस्टेक हो गया भाई, ये मैं नीचे चलता हूँ, ये रहा। तो देखिए, राजनीतिक दल के विभिन्न कार्य हैं, ठीक है। सबसे पहला कार्य है, राजनीतिक दल अनुभागीय हितों को एक करता है, भौगोलिक भेदों के बीच सेतु बंधन का काम करते हैं और संबद्धता को प्रेरित करते हैं। अर्थात दल हित समुच्चयन का कार्य करते हैं, मतलब ये है कि ये अपने नेताओं और घटकों के विभिन्न हितों, प्राथमिकताओं और विकल्पों को एकत्रित करते हैं। मतलब ऐसा है कि ये जो राजनीतिक दल है ना, ये क्या करते हैं ना, लोगों के सामान्य हितों को खोजते हैं, सार्वजनिक हितों को खोजते हैं अलग अलग भूखंडों में। जैसे बिहार में क्या सामान्य हित है, ठीक है, बिहार के लोगों को क्या चाहिए, पंजाब के लोगों को क्या चाहिए, उसके बाद बंगाल के लोगों को क्या चाहिए। तो सभी राजनीतिक दल क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में सेतुबंध का काम करते हैं। कैसे करते हैं, तो वो उनके मुद्दों को खोजते हैं, उनके सार्वजनिक हितों को खोजते हैं, उनके आधार पर जनमत जुटाते हैं, ठीक है। और उनके आधार पर जब उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाती है तो उन मुद्दों को क्या करते हैं, सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है, भौगोलिक भेदों के बीच सेतु बंधन का काम। उसके बाद हित समुच्चयन का कार्य, मतलब हित को जो निजी हित है, जो सार्वजनिक हित है, उनको खोजना और फिर उनको नागरिकों को प्रदान करना। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। खांसी हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ अन्य मुद्दे भी हैं, जैसे कि जो कार्य हैं वो राजनीतिक दल का मैं बता देता हूं। दूसरा, राजनीतिक दल सार्वजनिक पदों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों को मनोनीत करने के द्वारा लोकतांत्रिक सरकार के प्रति योगदान देते हैं। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं ना, कि जैसे एक सेकंड, मान लीजिए प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। तो ऐसा है कि प्रधानमंत्री का जो ये पद है ना, ये सार्वजनिक पद है। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं ना, कि इसके लिए उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं, ठीक है, और लोकतांत्रिक सरकार में एक तरह से योगदान देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री पद का चुनाव है, इसके लिए अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि उसके उम्मीदवार जीत जाए और जो प्रधानमंत्री पद है ये क्या हो जाए, एक तरह से फुलफिल हो जाए और उसके उसके दल का जो नेता है वो प्रधानमंत्री बन जाए। तो इतना क्लियर है। तो राजनीतिक दल क्या करता है, इस तरह से लोकतंत्र में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल मतदान के चयन को व्यवस्थित करने के द्वारा लोकतांत्रिक सरकार की मदद करते हैं। मतपत्र पर उम्मीदवारों की संख्या को घटाते हुए उन तक सीमित करते हैं जिनकी वास्तव में जीतने की संभावना होती है। अब ऐसा है दोस्तों, मान लेते हैं कि राजनीतिक दल ना हो, एक प्रधानमंत्री पद का मतलब एक प्रधानमंत्री पद है, इसके लिए चुनाव होना और राजनीतिक दल ना हो, ठीक है। तो अब ऐसा है कि हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, हर एक व्यक्ति सोचेगा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं और वो अपनी अपनी उम्मीदवारिता देगा। वो अलग अलग जगह पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन देगा और बोलेगा कि ठीक है, मैं प्रधानमंत्री का पद का दावेदार हूं, और वो खड़ा हो जाएगा इलेक्शन में, ठीक है। अब ऐसा है कि ऐसा करने से तो सब खड़े हो जाएंगे, तो फिर वोट किसको दिया जाए भाई, काफी समस्या आ जाएगी। तो राजनीतिक दल इसी में क्या करता है ना, एक तरह से उस ये जो ऊहापोह की स्थिति है, उम्मीदवारों की जो संख्या है उसको सीमित करने की कोशिश करता है। मान लेते हैं कि 2 राष्ट्रीय दल हैं या 3 राष्ट्रीय दल हैं। तो अब राजनीतिक दल के होने से क्या होगा ना, कि ये 3 राष्ट्रीय दल ही अपने-अपने उम्मीदवार, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कहाँ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को मैदानी जंग में उतारेंगे और वहां पर ये तीनों उम्मीदवार ये कोशिश करेंगे कि वो जीत जाए। तो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि राजनीतिक दल के होने की वजह से जो उम्मीदवारिता है, जो लोग हैं, उम्मीदवारों की जो संख्या है, उसको सीमित करने में मदद मिलती है। इतना क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। दल का एक अन्य अनिवार्य कार्य है सरकार के भीतर समन्वय का। समन्वय का मतलब है कि कोई दल क्या करता है ना, सरकार के भीतर समन्वय स्थापित करता है। जैसे मान लेते हैं केंद्र में अभी बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो अब केंद्र की सरकार अच्छे तरीके से इन राज्य सरकारों के साथ समन्वय या कह ले कि समन्वय स्थापित कर सकती है, या कह ले कि सेतुबंध स्थापित कर सकती है और अपने मुद्दों को सुलझाने में या अपने मुद्दों को, अपने विचारों को रखने में यहाँ पर सफल हो सकती है। जैसे केंद्र की सरकार कहेगी कि ठीक है, बिहार को 5 लाख वैक्सीन मिलनी चाहिए और हरियाणा को 6 लाख वैक्सीन मिलनी चाहिए। अब दोनों सभी एक दूसरे से सहमत हो गए, तो 5 लाख बिहार को मिल गया, 6 लाख हरियाणा को मिल गया। अब मान लेते हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बिहार में कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है। अब केंद्र सरकार कह रही है कि भाई ठीक है, 5 लाख तुम ले लो बिहार वाले, 6 लाख तुम ले लो हरियाणा वाले। अब इन दोनों का कहना नहीं हम 7 लाख लेंगे और किसी का कहना है कि 8 लाख लेंगे। तब यहाँ समन्वय स्थापित नहीं हो रहा है ना,
यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई। तो ये सब जो कंफ्यूजन है ना, इसको सॉर्ट आउट करने का कार्य कौन करता है? तो राजनीतिक दल करते हैं। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब है दल और दलीय व्यवस्थाएं, ठीक है, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बहुत सी बातें दी गई है, उस पर हमें डिस्कशन नहीं करना है, हमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करना है। देखिए दोस्तों, अगर हम दल की बात करें तो दल के बारे में मैं बता चुका हूँ, दल क्या होता है, राजनीतिक दल क्या होता है बता चुका हूँ। ये एक तरह से संगठन होता है जो निजी हितों को साइड करता है, सामान्य हितों को खोजता है, उसको मुद्दा बनाता है और उसके लिए जनमत इकट्ठा करता है और फिर शक्ति प्राप्त करता है, और शक्ति प्राप्त करने के बाद उन मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करता है या सुलझाने में नागरिकों की मदद करता है। तो ये मुद्दा है। तो अब देखिए दोस्तों, वास्तव में दल को है ना विभाजित किया गया है। दल के कितने प्रकार होते हैं, अभी हमें इस पे डिस्कस करना है। तो देखिए, एक बहुत बड़े विचारक हुए जिसका नाम था दुर्वरजर। 1954 में 1954 में उन्होंने दल को 2 भागों में डिवाइड किया। पहला उन्होंने लिखा था, पहला उन्होंने बताया था एक दलीय व्यवस्था। ठीक है? जिन राज्यों में एक दल हो, तो वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था होती है। और दूसरा उन्होंने बताया था बहुल दलीय व्यवस्था अथवा बहुलवादी व्यवस्था। तो एक दलीय व्यवस्था का मतलब ऐसा है कि कोई ऐसा राज्य है जहाँ पर लोगों के जो सामान्य मुद्दे हैं, सार्वजनिक हितों के मुद्दे हैं, उनको देखने का काम केवल एक दल करती है। ठीक है? इतना क्लियर हो गया? तो वो एक दलीय व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। अब एक दलीय व्यवस्था के अंतर्गत आएगा, तो एक दलीय व्यवस्था को ऐसे समझ लीजिए आपकी, जैसे एक एग्जांपल आप ले लीजिए, एक दल का जैसे किम जोंग का जो शायद नॉर्थ कोरिया है या फिर अ, साउथ कोरिया है, एक एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। किम जोंग का शायद नॉर्थ कोरिया है शायद। उसका नाम भी है शायद क्या था, लेबर पार्टी ऑफ नॉर्थ कोरिया, ऐसे ही करके है। ठीक है? तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो एक दलीय व्यवस्था में क्या होता है कि सामान्य हितों को जो है ना एक ही दल खोजता है, फिर उन्हें मुद्दा बनाता है, उनके माध्यम से शक्ति प्राप्त करता है और फिर क्या करता है, सत्ता में आता है और उन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करता है। अब देखिए दोस्तों, एक दलीय व्यवस्था भी 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं एक दलीय व्यवस्था, ठीक है? और दूसरे को कहते हैं प्रभुत्व दलीय व्यवस्था। तो प्रभुत्व दलीय व्यवस्था में क्या होता है कि ऐसा है कि उसमें 2-3 दल होते हैं, ठीक है? लेकिन उसमें क्या होता है कि किसी एक दल का प्रभुत्व होता है और वही दल जो है ना अंतिम में जाकर के सत्ता को प्राप्त करती है। जैसे कि अभी हम भारत की ही बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी एक कांग्रेस नाम का दल हुआ करता था जिन्होंने 70 वर्षों तक भारतवर्ष के ऊपर शासन किया। तो वो जो 70 वर्ष तक उन्होंने शासन किया, तो वो उनका प्रभुत्व रहा, तो वो एक प्रभुत्व दलीय व्यवस्था का अंग थे, ठीक है? जैसे अभी चाइना में चल रहा है, चाइना में छद्म लोकतंत्र है, चाइना में वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। चाइना में हालाँकि 2-4 पार्टियाँ हैं, ठीक है? लेकिन चाइना में क्या है कि आप स्थानीय स्तर पर सरकार बना सकते हैं, कोई भी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक पार्टी की सरकार बनेगी, उसका नाम है पीपुल्स पार्टी, और यह एक तरह से क्या हो गया, तो प्रभुत्व दलीय व्यवस्था का अंग हो गया। इतना क्लियर हो गया? अब दुर्वरजर की एक दलीय व्यवस्था को आप लोग समझ गए, अब दुर्वरजर की बहुलवादी व्यवस्था को समझिए। तो दुर्वरजर की जो ये बहुलवादी व्यवस्था है ना, इसको 2 भागों में बाँटा गया था। पहला था द्विदलीय व्यवस्था और दूसरा था बहुदलीय व्यवस्था। तो जो द्विदलीय व्यवस्था थी ना, इसमें क्या होता है कि इसमें केवल 2 राष्ट्रीय दल होते हैं, ठीक है? 2 राष्ट्रीय पार्टियाँ होती हैं और वो अपने-अपने मुद्दों को, अपने-अपने सार्वजनिक मुद्दों को खोजती है, ठीक है? वो नागरिक के सामाजिक मुद्दों को खोजती है, अलग-अलग नागरिक के सामाजिक मुद्दों को वो खोजती है और उसके माध्यम से वोट जुटाने की कोशिश करती है, जनमत जुटाने की कोशिश करती है और फिर सत्ता प्राप्त करती है या शक्ति प्राप्त करती है और फिर उन मुद्दों का समाधान करती है। जैसे द्विदलीय व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो अमेरिका है, जहाँ पर 2 ही पार्टी है, एक है शायद डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी है रिपब्लिक पार्टी। तो ये द्विदलीय व्यवस्था का एक बहुत ही अच्छा खासा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। अब दूसरा है बहुदलीय व्यवस्था, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारत। भारत में बहुत से दल हैं और वो क्या करते हैं, सत्ता प्राप्त करने हेतु, शक्ति प्राप्त करने हेतु चुनाव में प्रतिस्पर्धा करते हैं और जिसको भी ये सत्ता प्राप्त होती है या शक्ति प्राप्त होती है, वो सत्ता में जाते हैं और फिर मुद्दों के समाधान की कोशिश करते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिए, इतनी सारी बात आप समझ गए, एक दलीय, प्रभुत्व दलीय,
द्विदलीय, बहुदलीय। तो अब हम यहाँ पर एक चीज ये भी देख रहे हैं ना कि अभी के दौर में प्रभुत्व दलीय व्यवस्थाओं को इतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, लेकिन दलीय व्यवस्थाएं अब मूल रूप से 3 प्रकार में बांट दी गई है। पहला है एक दलीय व्यवस्था, दूसरा है द्विदलीय व्यवस्था और तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था। तो तीनों के बारे में मैं बता चुका हूँ। एक दलीय व्यवस्था क्या है, द्विदलीय व्यवस्था क्या है और बहुदलीय व्यवस्था क्या है। तो द्विदलीय व्यवस्था के उदाहरण भी मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका का उदाहरण मैंने बता दिया जिसमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी का प्रभुत्व है, ठीक है। बहुदलीय व्यवस्था का सबसे अच्छा खासा उदाहरण मैंने भारत का बता दिया। इतना क्लियर है, सारी बातें क्लियर हो गई। अब इंपॉर्टेंट इसमें कुछ लगता नहीं, अगर आपसे पूछे कि दल क्या है, दल कितने प्रकार के होते हैं, दल के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, तो आप लोग नहीं बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं, सारी बातें तो मैंने बता ही दी। आगे देखते हैं आगे क्या है डिस्कशन के लिए, हमें हमें क्या डिस्कस करना है। हाँ, अब आ गया दोस्तों किम जोंग वाला, जो मैंने आप लोगों को बताया था। किम जोंग उत्तरी कोरिया के क्या हैं, तो कहते हैं कि उत्तरी कोरिया के तानाशाह हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, ये इनकी पार्टी का नाम है वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया, ठीक है। और ये एक दलीय व्यवस्था है। किम जोंग की जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में एक दलीय व्यवस्था हमें देखने को मिलता है। अब समझ में आ गया, यही मैं कंफ्यूज कर रहा था। उत्तर कोरिया पर किम वंश का शासन है, किम जोंग का, जो कि वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के नाम से ज्ञात है, ठीक है। और यही पार्टी क्या करती है, हर बार सत्ता में आती है। इतना क्लियर है। अब इसमें कुछ भी नहीं है बताने के लायक, सारी चीजें मैंने बता दी। अब इसमें जो भी चीजें लिखी गई है वो बकवास लिखी गई हैं, या कह ली कि सारे उदाहरण दिए गए हैं, तो वो मैं बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। वो मैंने इतना बता दिया कि आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोगों का काम हो जाएगा। अब है दबाव समूह, इस पर डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। दबाव समूह क्या है? देखिए, दबाव समूह की अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं। सबसे पहले मैं दबाव का मतलब बता देता हूँ। दबाव को इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। प्रेशर का मतलब हो गया, प्रेशर साइंस वाला प्रेशर नहीं, वो नॉर्मल इंग्लिश में वर्ड आता है प्रेशर, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं, प्रेशर अलग हो गया, अगर हम वो देख ले, क्या कहते हैं, साइंस में देख ले तो अलग प्रेशर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अलग प्रेशर है, हमें इसको पढ़ना है। तो ऐसा है कि दबाव का मतलब होता है ना, किसी चीज को करने के लिए फोर्स करना, किसी भी चीज को करने के लिए है ना, बार बार मतलब प्रोत्साहित करना कि ठीक है ये काम कर लो। तो वो दबाव हो गया। दबाव का मतलब क्या हो गया, अब आप लोग समझ गए होंगे। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को बार-बार करने के लिए कहना, मतलब इतना इतना दिमाग में उस कार्य को भर देना कि कोई व्यक्ति सामने वाला उसको करने के लिए मजबूर हो जाए। तो दबाव समूह का कार्य यही है। अब अलग-अलग जो लेखक हैं ना, उन्होंने अलग-अलग परिभाषाएँ दी है। जैसे संगठित समूह जिनके पास औपचारिक संरचना और वास्तविक साझे हित होते हैं, जहाँ तक कि वे सार्वजनिक निकायों के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। देखिए, सार्वजनिक निकाय क्या हो गए, तो सार्वजनिक निकाय अगर हम बात कर लें, मान लेते हैं कि जो सरकारी संपत्तियाँ हैं या सरकारी जो व्यवस्थाएँ हैं या सरकारी जो ऑफ़िस है, सरकारी संस्थाएँ हैं, वो एक तरह से क्या है, सार्वजनिक हितों के निर्णय ही तो लेती है। अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, उन्होंने कोविड के लिए निर्णय लिया, तो वो सार्वजनिक हित में ही था ना, कि हाँ ठीक है 10 दिनों का लॉकडाउन हो गया, 10 दिनों का लॉकडाउन किया जाए, तो ये सार्वजनिक हितों का ही था ना। अब मान लेते हैं कि ये जो लॉकडाउन है किसी को रास नहीं आया, किसी संगठन को। मान लेते हैं, हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कोई एक बहुत बड़ी कह लें कि शॉपिंग मॉल की कंपनी थी, ठीक है? और 10 दिन अगर लॉकडाउन हो जाता तो उससे जो है ना, उसके कारोबार पर फ़र्क पड़ता, उसके बिज़नेस पर फ़र्क पड़ता, ठीक है? अब वो किसी तरह से सरकार पर दबाव बना रही है कि ठीक है, सरकार महोदय आप 10 दिन के लॉकडाउन को घटा के 5 दिन कर लीजिए, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, अब इसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 5 दिन कर लीजिए तो इसका मतलब है कि सार्वजनिक निकाय के जो निर्णय हैं, सार्वजनिक हितों के जो मुद्दे हैं ना, उनको प्रभावित करने की कोशिश किसने की? तो इन शॉपिंग मॉल के कंपनी वालों ने या इन शॉपिंग मॉल वालों ने। क्यों की? तो क्योंकि इनसे इनके निजी हित जुड़े हुए थे, ठीक है? इनके निजी हितों की जो ना पुष्टि नहीं हो रही थी, इनके पैसे में कमी आ रही थी, इसीलिए इन्होंने सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश की। तो दबाव समूह वैसे संगठित समूह होते हैं जिनके पास एक औपचारिक संरचना होती है और उनके अपने साझे हित होते हैं, हित होते हैं, ठीक है? और यहाँ तक कि वे सार्वजनिक निकाय के निर्णय को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह दूसरे सैमुअल फाइनर ने ऐसा बोला कि संगठन जो सार्वजनिक निकायों की नीति को अपनी चुनी हुई दिशा में प्रभावित करने का प्रयास करे, यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से देश के शासन की जिम्मेदारी लेने के लिए स्वयं कभी तैयार न हो,
तो वैसे संगठन क्या होंगे, तो दबाव समूह या दबाव संगठन कहलाएंगे। अब एग्जाम्पल एज फॉर एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, अभी मैंने तुरंत किसका एग्जाम्पल लिया, शॉपिंग मॉल वालों का। तो शॉपिंग मॉल वाले जो है, उनके जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं शॉपिंग मॉल वालों के, वो क्या सीधे देश के शासन की जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे और कभी तैयार भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें तो अपना निजी हित से मतलब है। तो वो अपनी चुनी हुई दिशा में क्या करेंगे, सरकार के जो मुद्दे हैं, सरकार के जो निर्णय हैं, उसको केवल प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, और इनडायरेक्ट तौर पर, डायरेक्ट तौर पर नहीं, ठीक है, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर वो सार्वजनिक मुद्दों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो देश के शासन की जिम्मेदारी नहीं लेंगे और कभी तैयार भी नहीं होंगे। तो यही क्या है ना, दबाव समूह है, ठीक है। और बाकी अन्य परिभाषाएं नीचे दी गई है, उस पर आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। मुझे इतना बताना था, मैंने इतना बता दिया, इतना काफी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या डिस्कस करना है। आगे के दबाव समूह की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, तो हमें इस पे बात करनी है। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि दबाव समूह की उत्पत्ति का अगर हम उत्थान देखें या दबाव समूह की उत्पत्ति की शुरुआत देखें, तो इसकी शुरुआत होती है 18वीं सदी के, सॉरी डकार आ गई थी, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। अब हुआ क्या था कि अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि अलग अलग जगह औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, ठीक है। औद्योगिकीकरण के शुरुआत होने की वजह से बहुत से मजदूरों को काम पर लगाया गया था, ठीक है। अब हो क्या रहा था कि इन मजदूरों को मूल रूप से कम पैसे दिए जा रहे थे और ज्यादा काम लिया जा रहा था, और बहुत से मजदूर रोज के रोज यहाँ काम करने को आते थे उद्योग धंधों में, ठीक है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई गई थी। अब इन फैक्ट्रियों में पैसे कम मिलते थे, और उसके बाद क्या होता था कि काम ज़्यादा करवाया जाता था। अब इनसे मज़दूरों को तकलीफ़ होती थी, मज़दूरों को पीड़ा का एहसास होता था। अब मज़दूर धीरे-धीरे एक एक तरह से एकजुट होने लगे, ठीक है? अब एकजुट जब होने लगे, संगठित जब होने लगे, तो अब उन्होंने क्या किया कि वो जो मील मज़दूर जो हैं, वो जो मील मज़दूर हैं, वो अब मील के मालिकों पर या उद्योग धंधों के मालिकों पर दबाव डालने लगे और कहने लगे कि या तो हमारे काम करने की अवधि को कम कर दिया जाए, जैसे कि 8 घंटे की अवधि को 6 घंटे कर दिया जाए, या फिर हमारे वेतन में वृद्धि कर दी जाए, ठीक है? तो ये पहला मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा क्या था कि वहाँ उस समय में जब 18वीं सदी की शुरुआत हुई थी ना, तो उस समय में क्या था ना कि अलग-अलग धर्म जो है ना अपने प्रचार-प्रसार में मतलब एकदम लीन थे। जैसे कि इस्लाम धर्म की शुरुआत भी 18वीं सदी के आस-पास ही हुई थी। इस्लाम धर्म को अरब में मतलब इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब में हुई थी, तो अरबी लोग चाहते थे कि इस्लाम धर्म जो है ना पूरे विश्व में फैल जाए। तब उसके लिए वो क्या कर रहे थे कि विश्व के कोने-कोने में जा रहे थे और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई देखो ये जो हमारा धर्म है ना, ये एकदम मॉडर्न धर्म है और ये तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, तुम इसको अपना लो। अब लोगों को प्रेशराइज़ किया जा रहा था और लोग जो है ना, कुछ लोग उसके उसके साथ चले जाते थे और अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे। कुछ लोग उसके विरोध में चले जाते थे और अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते थे। तो यहाँ अलग-अलग जो है ना समूह तैयार हो रहे थे। एक वैसे समूह तैयार हो रहे थे जो कि नए धर्मों के पक्ष में जा रहे थे, और एक ऐसे समूह तैयार हो रहे थे जो कि नए धर्मों के विरोध में जा रहे थे। इसी तरह ईसाई मशीनरियों का भी उदय हुआ था 18वीं शताब्दी में। जैसे कि भारत में अंग्रेज लोग आए थे, क्या करने आए थे? उसका केवल और केवल 2 मुख्य उद्देश्य था, ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करना और भारत से मसाले और सोने को लूट कर ले जाना, क्योंकि भारत को उस समय सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और यहाँ मसाले की बहुत खेती होती थी। और मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ कि अरबी लोग जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ था ना, तो इस्लाम धर्म के उदय के बाद भारत का व्यापार अरब के रास्ते ही इंग्लैंड में होता था, और इंग्लैंड के जो लोग थे ना, वो क्या करते थे कि भारत से मसाला ले जाते थे। इंग्लैंड या कह लें कि यूरोप में ना ठंडी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो वहाँ पर है ना खाने को ज़्यादा बहुत समय तक बचा करके रखना मुश्किल होता है, ठीक है? तो वहाँ पर लोग जो है ना मांस को बचा-बचा करके रखते थे। अब मांस को बचा-बचा के रखते थे और मांस को खाने के लिए, उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मसाले की ज़रूरत पड़ेगी। और मसाला कहाँ से में आता था? तो वो भारत में होता था। मसाला सबसे अधिक कहाँ मतलब पैदा किया जाता था, उपजाया जाता था, तो वो भारत में, केरल में, दक्षिणी भारत में उपजाया जाता था। अब क्या हुआ कि मुख्य तौर पर कि अब उसी समय समुद्र के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से इंग्लैंड के लोग भारत आते थे। भारत से क्या करते थे, मसाले ले जाते थे, काली मिर्च,
काली मिर्च का बहुत ज़्यादा आयात निर्यात का खेला चलता था अरब सागर के रास्ते भारत और यूरोपीय देशों में, ठीक है। काली मिर्च को बहुत लोग पसंद करते थे यूरोप के देशों में, ठीक है, क्योंकि वो एकदम स्वादिष्ट मसाले का काम करता था मांस के लिए, ठीक है। मांस जो बनता था उसके लिए एकदम स्वादिष्ट भोजन का काम करता है। काली मिर्च के लिए एक उपमा भी दी जाती थी, मैं भूल गया हूँ, शायद शायद काला सोना कहा जाता था, एग्जैक्ट तो याद नहीं है। तो अब क्या है ना कि अब इंग्लैंड के लोग यहाँ भारत आके सोना दे जाते थे और सोना देने के साथ यहाँ से मसाले लेकर जाते थे। अब अरब सागर के आसपास के क्षेत्रों में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई और इस्लाम धर्म के लोग गरीब थे, ठीक है। इस्लाम धर्म की जब उत्पत्ति हुई तो वहाँ के लोग गरीब थे। अब वो क्या कर रहे थे कि इस रास्ते से मतलब अरब सागर के रास्ते से जितने जहाज आया जाया करते थे ना, तो ये अरब सागर के लोग उसको लूट लिया करते थे, ठीक है। अब लूट लिया करते थे तो धीरे-धीरे ये व्यापार बंद हो गया। अब व्यापार बंद होने के बाद क्या हुआ कि ऐसा, ये तो मैं अभी इतिहास बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा बहुत इतिहास भी जान लीजिए। अब व्यापार बंद हो गया तो अब इंग्लैंड के लोगों को मसाले की तलब लग गई थी। इंग्लैंड के लोग मसाले को इतना चाहने लगे थे कि वो जो है ना किसी भी हद पर, किसी भी कीमत पर भारत पहुँचना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि हम किसी भी रास्ते केवल भारत पहुँच जाएँ और भारत से मसाले ले जाएँ और बदले में सोना दे जाएँ। तो उस समय क्या हुआ कि यूरोपीय देशों में एक चीज़ और बोलबाला हो रहा था, एक एक धर्म का, और वो था ईसाई धर्म का। तो वहाँ पर ईसाई मशीनरियों की शुरुआत हो रही थी और उनका एक उद्देश्य ये भी था कि ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार कैसे हो? तो अब यहाँ पर उन लोगों के 2 हित जुड़ गए। एक तो पहला कि वो मसालों के लिए किसी भी तरह भारत पहुँचना चाह रहे थे और दूसरा कि वो अपने धर्म के प्रचार हेतु भी किसी तरह भारत पहुँचना चाह रहे थे। तो इसी में क्या हुआ कि एक महोदय हुए जिनका नाम था वास्को डी गामा, वो किसी तरह घूमते-घूमते कह लें कि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका के रास्ते कहाँ पहुँच गए? तो भारत पहुँच गए। दक्षिण अफ्रीका के रास्ते वो वास्को डी गामा महोदय एक जगह पहुँचे थे दक्षिण अफ्रीका के अंतिम बिंदु पर, जिसको उन्होंने कहा था कैप ऑफ गुड होप। उसके बाद वो भारत पहुँच गए केरल में, ठीक है? और वहाँ पर उन्होंने क्या किया? पहला तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? तो ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार किया और उसके बाद उन्होंने क्या किया? तो मसाले के व्यापार का काम-धंधा स्टार्ट किया। तो यहाँ पर अब देखिए कि अब ये जो कह लें कि अ मैं ये कहना चाह रहा हूँ वास्को डी गामा आए और जो यूरोपियन यूनियन के लोग आए, तो अब ये 2 मुद्दों के साथ आए। अब उनके अपने निजी हित थे, अब उसके लिए वो लोग क्या किए, जैसे ही यहाँ आए, तो अब लोगों पर दबाव बनाना स्टार्ट किया और लोगों को ये कहना स्टार्ट किए कि भई देखो हमारा जो धर्म है ये बिल्कुल मॉडर्न धर्म है, ठीक है? एकदम नया वाला धर्म है, इस धर्म में बहुत सारी बातें हैं। तुम्हारे धर्म में क्या है, तुम जो अभी भारत में रह रहे हो, तुम्हारे धर्म में क्या है ना भई कि तुम अगर कोई पाप करते हो तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। तुम्हें गरम तेल में तला जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाता होगा, तुम्हारे भगवान बहुत कठोर हैं, लेकिन हमारे धर्म में क्या है ना पादरी एकदम रोम में जो चर्च है ना, चर्च में पैसे दो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएँगे। तो अब कुछ लोग क्या हुए ना कि वो अट्रैक्ट हुए ईसाई मिशनरियों की तरफ और कुछ लोग उसके विरोध में गए। तो अब यहाँ पर भी एक तरह से कह लें कि धीरे-धीरे अब सिलसिला एकदम जारी रहा। जो यूरोपीय लोग थे वो धीरे-धीरे आते गए भारत में, भारत पर कब्ज़ा किया उन्होंने, भारत में जबरन धर्म परिवर्तन करवाए। तो ये सब क्या है ना एक तरह से उन्होंने दबाव समूह के तौर पर काम किया। ऐसा नहीं था कि भारत में उस समय राजा नहीं था, भारत में उस समय राजा का शासन था। तो वो लोग आकर के क्या किए, उन लोगों ने आकर क्या किया, तो उन लोगों ने राजा के निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश की थी, ठीक है? वो लोग सीधे सत्ता में नहीं आए थे पहले, उन लोगों का पहला उन लोगों का काम ये था ना कि वो लोग तटस्थ थे, तटस्थ होकर काम कर रहे थे, वो लोग साइड से एकदम तीर चलाते थे। वो केवल राजा के निर्णयों को जैसे-तैसे प्रभावित करते थे, ठीक है? एक तरह से दबाव समूहों का काम कर रहे थे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि दबाव समूहों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन वास्तव में अब जो है, अब यह एक एकदम संगठित रूप ले चुका है और यह एक तरह से अभी के दौर में अच्छा भी है, तो अभी के दौर में ये बुरा भी है। अब समझ में आ गया दबाव समूह की उत्पत्ति। अब आगे बढ़ते हैं और आप लोग थोड़ा बहुत इतिहास भी जान गए होंगे और अगर आप लोग इस इतिहास को भी लिख देंगे तो आप लोगों का काम चल जाएगा। दबाव समूह और अन्य सामाजिक समूह। तो देखिए दोस्तों दबाव समूह में क्या होता है कि ये क्या करते हैं ना कि सरकारी या सार्वजनिक हितों के जो मुद्दे होते हैं, सार्वजनिक निर्णय होते हैं, दबाव समूह उसको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सामाजिक समूह जो है ना, इनको कोई लेना-देना नहीं होता है कि ये सरकारी या सार्वजनिक हितों को या सार्वजनिक मुद्दों को प्रभावित करे या सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करे। सामाजिक समूह केवल क्या करते हैं ना, केवल और केवल ये एक तरह से लोगों के संगठन होते हैं, ठीक है? और ये क्या करते हैं, आपस में ही अपने मुद्दे को देख लेते हैं। ये एक तरह से छोटे समूह होते हैं, ठीक है?
और फिर समाज में जो समस्याएं हैं ना, इसको ले जाकर के सरकार के पास रख देते हैं कि देखो भाई समाज में ये समस्याएं हैं, इनको किसी तरह से समाप्त किया जाए, आप इन्हें समाप्त करने की कोशिश करो। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक समूह जो है ना, एक तरह से सरकार को बाध्य करते हैं कि ये जो मुद्दा है ना, ये आपके नजर से दूर है, ठीक है, आप इस पे ध्यान दीजिए। लेकिन दबाव समूह उल्टा करते हैं। दबाव समूह क्या करते हैं, सरकार के निर्णय को ही प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। सरकार या कह लें कि सार्वजनिक हितों के जो मुद्दे होते हैं, जिस पर निर्णय पहले ही लिए जा चुके होते हैं, उन्हीं को प्रभावित करने का काम दबाव समूह करते हैं। अब है कि दबाव समूह और हित समूह। तो दबाव समूह और हित समूह भी आप लोग ऑलमोस्ट समझ गए होंगे क्या है, ऑलमोस्ट यही है, सारा सेम ही है। फिर भी मैं बता देता हूं कि विद्वानों के अनुसार दबाव समूह को हित समूह से पृथक करना लगभग असंभव है। उनका मानना है कि दबाव समूह हमेशा सरकार के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जबकि हित समूह का ऐसा इरादा होना आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ हद तक उनका ऐसा इरादा होता भी है। हित समूह केवल अपने विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केवल अपने हितों को प्रोत्साहित करने का आग्रह करते हैं। मतलब हित समूह क्या करते हैं ना, केवल और केवल अपना हित देखते हैं, ठीक है, अपना हित हो गया, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि शॉपिंग मॉल वाला एग्जांपल मैंने दिया, तो वो दबाव समूह के अंतर्गत एक हित समूह का उदाहरण आएगा। लेकिन दबाव समूह क्या करते हैं ना कि सार्वजनिक मुद्दों पर भी एक तरह से प्रभाव बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, किसान आंदोलन हुआ था, ये एक तरह से दबाव समूह का काम कर रहा था, जो कि सार्वजनिक निर्णय जो लिए गए थे ना, उसको बदलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। इससे लाखों लोगों की लाखों नागरिक थे, लाखों जो किसान थे ना, उनके हित वाले मुद्दे भी प्रभावित होते। लेकिन दबाव समूह क्या कर रहे थे, अपने निजी हितों की पुष्टि हेतु उन सभी हितों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। किसान आंदोलन वाला मुद्दा देख लीजिए, शाहीन बाग वाला मुद्दा देख लीजिए। शाहीन बाग आप लोगों ने देखा होगा, सीएए एनआरसी वाला जो मुद्दा हुआ था, जिसमें कि मुस्लिम महिलाओं ने अनशन किया था, हड़ताल किया था शाहीन बाग में। तो वो सब दबाव समूह का एक उदाहरण है, जो क्या कर रहे थे, सरकार के मुद्दों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। इतना क्लियर हो गया। दबाव समूह और राजनीतिक दल। दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर करना काफी सरल है। दबाव समूह सीधे सरकार में नहीं आते हैं, ये परोक्ष रूप से सरकार के नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राजनीतिक दल क्या करते हैं, तो वास्तव में यही सरकार का गठन करते हैं और इन्हीं के माध्यम से सरकारी निर्णय लिए जाते हैं। यही अंतर है, और क्या अंतर है, और कुछ भी अंतर नहीं है। अब है दबाव समूह और नागरिक समाज संगठन। तो दबाव समूह का काम क्या होता है, सरकारी निर्णयों को प्रभावित करना। इतना क्लियर है, सरकारी निर्णयों को प्रभावित करना, निजी हितों को भी देखना, सामाजिक हितों को भी देखना। लेकिन जो नागरिक समाज संगठन है, वो क्या होते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आरटीआई करके एक संगठन है, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार देने का एक संगठन है। तो यह एक नागरिक समाज संगठन है, जो कि नागरिक के हित में कार्य करती है। अब जैसे अगर आपको कोई प्रश्न है ना, आपको कोई समस्या है, जैसे आप बिहार में, ठीक है, आपको पूछना है, आपको पता नहीं है कि बिहार के पटना रीजनल सेंटर पर असाइनमेंट कैसे सबमिट हो रहा है, तो अगर आपको कहीं से सूचना नहीं मिल रही है, आपको कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप इसी नागरिक समाज संगठन आरटीआई में एक क्वेश्चन डाल दीजिए कि पटना रीजनल सेंटर में असाइनमेंट कैसे सबमिट हो रहा है। तो आरटीआई वाले चाहे दुनिया के किसी भी कोने से हो, आपके लिए वो उत्तर ढूंढ कर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और बस और साक्ष्य के साथ और प्रूफ के साथ आपको वो कह ले कि वो वाला मतलब वो आंसर आपको वो प्रस्तुत करके देंगे। तो ये सब क्या हो गए, दबाव समूह, सॉरी, ये सब क्या हो गए, नागरिक समाज संगठन के अच्छे खासे उदाहरण हो गए। इतना क्लियर है। अब है दबाव समूह की विशेषताएं। तो दबाव समूह की विशेषताओं के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। दबाव समूह की उत्पत्ति उस समुदाय या समूह के हितों की पूर्ति के लिए हुई है, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः उस निश्चित समूह को के सामूहिक हित के आधार पर उनके उद्देश्य और मांग भिन्न होते हैं। फिर भी अपने अंतर के बावजूद दबाव समूह कुछ सामान्य विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं। दबाव समूह की एक मूल विशेषता ये है कि ये न तो चुनाव लड़ते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, और न ही सरकारी मामलों में प्रत्यक्ष रूप से उलझने की कोशिश करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वो हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन परोक्ष रूप से वो जरूर कोशिश करते हैं। मतलब ये है कि वो क्या करते हैं ना कि अपनी मतलब अपने हित में या अपने पक्ष में सरकारी फैसलों को अपने पक्ष में कराने के लिए सरकारी अभिकरणों, नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों पर दबाव डालते हैं। अब ऐसा है कि बहुत से लोग है ना, क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके क्षेत्र में कोई मुद्दा हो गया, ठीक है, मान लेते हैं एमपी में, एमपी और एसपी में लड़ाई हो गई। एसपी, चलिए एमपी एसपी का एग्जांपल नहीं लेते हैं, मान लेते हैं एसपी का डिस्कशन या एसपी की लड़ाई किसी आम नागरिक या कह ले कि किसी ऊंचे दर्जे के नागरिक से हो गई, ठीक है, ऊंचे दर्जे के नागरिक से हो गई, और ये ऊंचे दर्जे के नागरिक का संबंध एमपी से है, उस जिले के एमपी से है। मतलब मान लेते हैं किसी एक जिले का एसपी है,
उसकी बकझक, उसकी बकवास एक ऊंचे दर्जे के नागरिक से हो गई, ठीक है, उसी जिले का रहने वाला है, बहुत पैसा है, और उस नागरिक का संबंध है उस जिले के एमपी से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उस जिले के सांसद से। तो अब ये जो नागरिक है, ऊंचे वर्चस्व वाला नागरिक, ये क्या करेगा, एमपी पर दबाव बनाएगा कि भाई तुम इस एसपी को परिवर्तित कर दो, ये जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है ये मेरे हित में नहीं है, ये मेरे खिलाफ कार्य कर रहा है, तो तुम इसको परिवर्तित कर लो, तुम इसको परिवर्तित कर दो, ठीक है। तो ये कैसे किया, तो ये एक तरह से दबाव बनाकर ही तो किया गया, ठीक है। तो अब ये दबाव किस पे बनाया गया, राजनीतिज्ञों पर तो दबाव दबाव बनाया गया, और इसके माध्यम से ये जो नौकरशाही है इसको इसको हटाने की कोशिश की गई। इसके बदले अब एमपी ऐसा करता है, एमपी दबाव बनाता है आगे, अब एसपी को चेंज कर दिया जाता है, तो इसके बाद ऐसा कठपुतली एसपी आएगा जो कि इस नागरिक की बात मानेगा। तो ऐसा ही चलता है, दबाव समूह की ये विशेषता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। दबाव समूह हमेशा एक तटस्थ स्थिति कायम करने का प्रयास करते हैं, मतलब दबाव समूह हमेशा तटस्थ राजनीति करते हैं, मतलब साइड से एकदम वार करते हैं, मतलब पीछे से हथियार चलाते हैं। बोलते हैं ना एक कहावत, सामने से वार करो, ऐसा वाला कहावत चलता है, पीछे से क्यों करते हो, तो ये पीछे से वार करने का काम करते हैं दबाव समूह। इतना क्लियर हो गया। अब ये सब हो गया, अब देखते हैं दबाव समूहों का वर्गीकरण है शायद अगला टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, कुछ होते हैं संस्थागत दबाव समूह। तो ऐसा है कि कुछ ऐसे दबाव समूह होते हैं जो कि संस्था के रूप में होते हैं, ठीक है। संस्थागत, जैसे सिविल सर्विस एसोसिएशन, ठीक है। जितने भी आईएएस के लोग हैं, जितने भी आईएएस हैं वो सब क्या है, इस एसोसिएशन से जुड़े होते हैं, और ये क्या करते हैं, एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए है शायद, तो ये एक तरह से क्या करते हैं, सरकारी हितों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे 10 स्कूल है, 50 स्कूल है, इन्होंने अपना एक संगठन बना लिया और इन्होंने सरकार से आग्रह किया कि ठीक है, हमें जो है ना सरकारी स्तर पर मान्यता प्राप्त हो, तो ये सरकार पर दबाव बना रहे हैं, सरकारी मुद्दे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये संस्थागत दबाव समूह के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह सामुदायिक दबाव समूह, ठीक है। सामुदायिक दबाव समूह का मतलब है, एक तरह से समझ लीजिए कि एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आपकी पुस्तक में। हाँ, सामुदायिक जैसे कि कुछ मजदूर संघ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये सब समुदाय वाले हैं, ठीक है। समुदाय का मतलब क्या है ना, बहुत से लोग इसमें जुड़े हुए, अलग अलग समुदाय के लोग जुड़े हुए। जैसे किसान संघ, किसान में गरीब तबके का किसान है, अमीर तबके का किसान है, मध्यम किसान है, सीमांत किसान है, तो सभी समुदाय के किसान आपस में जुड़े हुए हैं, और ये सब मिल करके एक संघ बनाए हुए हैं, और ये सब क्या कर रहे हैं, तो सरकार के नीति निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, राकेश टिकैत एक किसान संघ का नेता है, ठीक है। तो ये सब सामुदायिक दबाव समूह है, और इसमें थोड़ा बहुत सामुदायिक दबाव समूह और संस्थागत दबाव समूह में थोड़ा बहुत अंतर है। सामुदायिक दबाव समूह में अलग अलग नागरिक होते हैं, अलग अलग समुदाय के नागरिक होते हैं, और वो काफी हद तक अपने अपने मुद्दों को क्या करते हैं, संगठन में लाने की कोशिश करते हैं, और उसके माध्यम से सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वही अगर हम संस्थागत दबाव समूह की बात करें, तो यहाँ पर संस्था पहले से होती है, संस्था के लोग आपस में मिलते हैं, एक संगठन बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं, और फिर सरकार के निर्णयों को परिभाषित या कह ले कि प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब गैर सामुदायिक दबाव समूह, तो गैर सामुदायिक दबाव समूह का ये मतलब हो गया कि जैसे मान लेते हैं विश्व हिंदू परिषद, ठीक है। हिंदू परिषद का क्या मतलब है, इसमें विश्व के सभी हिंदू नागरिक, हिंदू समुदाय से जो आते हैं, वही लोग क्या करते हैं कि दबाव बनाते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम संघ, ये क्या है, इसमें सभी मुस्लिम ही तो आएंगे, ये मुस्लिम कौन है, एक ही समुदाय से तो आते हैं। तो ऐसे जो दबाव समूह होंगे, गैर सामुदायिक दबाव समूह होंगे, जिनका निर्माण सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए कोशिश किया जाता है। चमत्कारिक या प्रदर्शनात्मक दबाव समूह, तो ऐसे वाले दबाव समूह भी होते हैं जो एकदम सडन से आते हैं, एकदम अचानक से अवतार लेते हैं, और फिर एकदम अचानक से कहानी फाइनल करके चले जाते हैं। ऐसा है कि किसान संघ ये अचानक से एक अवतार लिया, ठीक है, या शाहीन बाग का मुद्दा देख लीजिए, ये सब चमत्कारिक दबाव समूह थे, इसके लिए इसके आगे सरकार को भी झुकना पड़ा। जैसे किसान संघ वाला मुद्दा ले लीजिए, अंत में सरकार हार गई, और सरकार ने अपने सारे कानून वापस ले लिए। तो ये सब समझ में आ गया। अब है दबाव समूह की पद्धतियां और युक्तियां, मतलब दबाव समूह बनते कैसे हैं। तो पहला जो तरीका है दबाव समूह बनाने का, वो है लॉबिंग करने का। लॉबिंग करने का मतलब है कि एक मुद्दा ले लीजिए, कोई एक प्रश्न ले लीजिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सरकार ने ये फैसला किया है कि 5 किलो अनाज सबको मुफ्त में बांटा जाए, ठीक है। 5 किलो अनाज सभी गरीबों को मुफ्त में बांटा जाए, सरकार का ये फैसला आया। अब इसके पक्ष में
अब इसके विपक्ष में मान लेते हैं, इसके विपक्ष में बहुत से लोगों ने अब एक प्रश्न जुटाया, एक मुद्दा बनाया। अब सबका कहना है कि भाई 10 किलो गेहूं दिया जाए, 10 किलो अनाज गरीब लोगों को दिया जाए। तो अब इसके पक्ष में लोगों से आग्रह किया गया कि आप इस प्रश्न के, इस मुद्दे के पक्ष में आइए। तो पक्ष को जुटाया गया, लोगों को कहा गया कि आप इस मुद्दे पर जुड़िए, ठीक है। और जुड़ने के बाद सरकार से सब हम लोग जितनी ज़्यादा संख्या में होंगे, उतनी ज़्यादा संख्या में हम सरकार पे दबाव बना सकेंगे और हमारा जो संगठन है उतना मजबूत होगा। तो लॉबिंग ये होता है, एक निश्चित मुद्दे पर अगर कोई पक्ष या संगठन या दबाव समूह बनता है, तो उसे हम लॉबिंग वाला दबाव समूह कहते हैं और इस तरीके से लॉबिंग के माध्यम से दबाव समूह का निर्माण होता है। दूसरा मुद्दा है जनमत का निर्माण, ठीक है। जनमत का निर्माण के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, जनमत का निर्माण के माध्यम से भी दबाव समूह का निर्माण होता है। जनमत का निर्माण कैसे किया जाता है? जैसे मान लेते हैं कि एक मुद्दा, अभी मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, ये वाला था 5 किलो वाला और 10 किलो गेहूं वाला। अब 10 किलो गेहूं वाला ये जो है ना, ये एक मुद्दा है, ठीक है। इस पर हमें जनमत जुटानी है, सरकार पे और अधिक दबाव बनाना है। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अलग अलग जा करके क्या कहते हैं कि सभा कर सकते हैं। लोगों को सभा में अनेक लोग को आमंत्रित करके कह सकते हैं, भाई सरकार से आग्रह कीजिए आप कि 10 किलो गेहूँ दिया जाए, 10 किलो चावल दिया जाए, ठीक है। पर्चे बाँट सकते हैं जहाँ-तहाँ, ठीक है। पर्चे बाँट सकते हैं कि भाई इसके पक्ष में आपको वोट करना है। इसके लिए आप हमारे साथ आइए, हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि 10 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल सबको दिया जाए, सभी गरीब नागरिक को। आप इस मुद्दे पर हमारे साथ आइए। तो इस तरह से जनमत का निर्माण होता है। एक अंतिम है, अंतिम नहीं शायद 2 होगा और बचा हुआ। अब है प्रोपेगेंडा, जिसे हम अधिप्रचार कहते हैं, और पब्लिसिटी, जिसे हम प्रचार कहते हैं। प्रोपेगेंडा समझते हैं? प्रोपेगेंडा में क्या होता है ना कि कोई एक मुद्दा होता है, ठीक है? उसको है ना बहुत सारे जगहों पर फैला दिया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। अ, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। हालाँकि मैं एकदम कह लीजिए कि किसी भी जाति धर्म की बुराई यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, एक अधिप्रचार फैलाया जा रहा है कि भारत में मुस्लिमों की स्थिति सही नहीं है। मुस्लिमों के साथ ज्यादती की जा रही है। जो भारत की सरकार है, वो भारत की सरकार जो है वो मुस्लिमों के पक्ष में नहीं है, वो मुस्लिमों को प्रताड़ित कर रही है। अब यह एक तरह का प्रोपेगेंडा हो गया और इसको पूरे देश भर में फैला दिया जाए। अब पूरे देश भर में और पूरे विश्व भर में फैला दिया जाए, ठीक है? अब पूरे विश्व भर में फैला दिया जाए तो अलग-अलग विश्व के देशों से उसके लिए समर्थन जुटाया जाएगा। अलग-अलग दबाव समूह बनेंगे और सरकार पर ये दबाव डालेंगे कि भई तुम जो ये गलत काम कर रहे हो, तुम जो किसी संप्रदाय या किसी समुदाय के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो। तो ये प्रोपेगेंडा हुआ। या फिर हम मान लेते हैं कि अगर कोई पाकिस्तान का नागरिक है और पाकिस्तान से ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, पाकिस्तान के हिंदू नागरिक है, फैला रहे हो, लेट्स सपोज़, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति दयनीय है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। जैसे बांग्लादेश में अभी एकदम ज्वलंत उदाहरण है, बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उनको मतलब ज़िंदा जला दिया जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है। तो अब ये जो है ना, अब ये क्या कितनी सच्चाई है इसके बारे में हमें पता नहीं है। लेकिन हम न्यूज़ के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से हम इन सारी बातों को सुन रहे हैं। तो ये अधिप्रचार है, ये एक प्रोपेगेंडा है जो कि कोई फैला भी सकता है, इसमें सच्चाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब इस प्रोपेगेंडा को कौन फ़ॉलो करते हैं, जो लोग इसको फ़ॉलो करेंगे वो एक तरह से दबाव समूह के हिस्सा बन जाएँगे, वो एक तरह से संगठन का हिस्सा बन जाएँगे। पब्लिसिटी, प्रचार, तो पब्लिसिटी में क्या होता है ना कि रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि के माध्यम से कुछ मुद्दों को उठाया जाता है और उस पर लोगों से जनमत जुटाए जाते हैं, तो ये पब्लिसिटी हो गया, ठीक है? इस तरह से भी दबाव समूह का, दबाव संगठनों का निर्माण होता है। उसके बाद हड़ताल और आंदोलन होता है। हड़ताल और आंदोलन के बारे में तो बताना ही क्या, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। कभी-कभी क्या होता है, बिहार बंद हो जाता है, 1 दिन की हड़ताल हो जाती है। किसी मुद्दे पर, मतलब किसी मुद्दे पर सरकार को घेरना है तो हड़ताल कर दिया जाता है, ठीक है? या फिर आंदोलन हो जाता है, किसान आंदोलन देख लीजिए, शाहीन बाग का आंदोलन देख लीजिए, उसके बाद आप सीएए, एनआरसी को लेकर के आंदोलन देख लीजिए। जेएनयू में आंदोलन ऐसा बहुत सारा अच्छा खासा चलता ही रहता है। तो ऐसे-ऐसे अलग-अलग हड़ताल आंदोलन है, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है? तो इतना आप सब सारी बातें समझ गए, सारा पॉइंट्स आप समझ गए। इतनी सारी जो बात थी ना वो क्लियर हो गई, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जितनी बातें मैंने बताई, इसमें बहुत सी बातें ऐसी थी जिसमें कि धर्म को मैंने जोड़ा है, धर्म को मतलब मैंने एकदम
कह ले कि पॉइंट बनाकर आप लोगों को बताया है। तो अगर इससे किसी भी धर्मावलंबी को दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो मैं उनसे माफ़ी माँगता हूँ, ठीक है? मेरा उद्देश्य यहाँ केवल ज्ञान का प्रसार करना था, किसी को नीचा दिखाना नहीं था। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ तहे दिल से। इसके अलावा एक छोटा-सा टॉपिक है, इस पर हमें डिस्कस नहीं करना है क्योंकि इसमें कोई जान है नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या डिस्कस करना है हमें। क्या था वही चैप्टर? चैप्टर का क्या नाम था? चुनावी प्रक्रियाएँ, कैसे चुनाव होते हैं, इस पर हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए चुनाव व्यवस्था या निर्वाचन व्यवस्था क्या है? तो देखिए दोस्तों, चुनाव करने का मतलब क्या है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा करना, ठीक है? चुनाव में क्या होता है? अब जैसे प्रधानमंत्री पद का चुनाव हो रहा है, तो प्रधानमंत्री पद का चुनाव हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री पद में जो मौजूद शक्तियाँ हैं, उन्हीं को पाने की कोशिश करना। इसी के लिए तो चुनाव हो रहा है ना, कोई प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है मतलब प्रधानमंत्री के पास जो शक्तियाँ हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो चुनाव का सीधा-सीधा अर्थ होता है, चुनाव करने का मतलब या कराने का मतलब होता है क्या? शक्ति प्राप्ति के लिए होड़ लगाना, शक्ति प्राप्ति के लिए दौड़ लगाना, तो ये चुनाव हो गया। चुनाव जो होता है उसकी एक व्यवस्था होती है जिसे हम निर्वाचन व्यवस्था कहते हैं। निर्वाचन व्यवस्था में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे पॉइंट आते हैं, बहुत सारे बिंदु आते हैं। जैसे मतदान का अधिकार आता है अगर कोई निर्वाचन व्यवस्था में, जैसे कि मतदान कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसको डिसाइड करने का काम निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत होगा। कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है, इसको भी डिसाइड कौन करेगा, तो निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत होगा। चुनाव कैसे आयोजित किया जाए, उसका भी काम निर्वाचन व्यवस्था में। मतदान की प्रकृति, मतपत्र की संरचना, चुनाव अभियान, जिले का आकार, निर्वाचक द्वार, ये सारे जो है ना निर्वाचन व्यवस्था के टॉपिक्स हैं। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखिए दोस्तों, एक निर्वाचन व्यवस्था के मूल रूप से 3 अवयव होते हैं। मतपत्र की संरचना पहला अवयव, ठीक है? दूसरा होता है निर्वाचन फ़ॉर्मूला कि मतलब कैसे निर्वाचन हो, कैसे चुनाव हो, ठीक है? तीसरा होता है निर्वाचन जिले का निर्माण कि मतलब कहाँ से कितनी सीटें होंगी और कैसे चुनाव होंगे, ठीक है? तो ये वाला अब इन्हीं तीनों पर हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएँगे। ओह! कहाँ चला गया मैं? वही बहुत ऊपर चला गया शायद। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया निर्वाचन व्यवस्था के 3 अवयव होते हैं, जिसमें सबसे पहले बताया मैंने मतपत्र की संरचना। तो देखिए दोस्तों, मतपत्र की संरचना का अर्थ होता है मतों की संख्या, जिनका प्रयोग एक मतदाता कर सकता है या एक विकल्प की संख्या जिन्हें एक मतदाता अभिव्यक्त कर सकता है। जैसे ये एक मतपत्र है, ठीक है? इसमें 3 प्रतिनिधि हैं, तीनों ने चुनाव में अपने-अपने किस्मत आज़माए हैं। ये 3 प्रतिनिधि हैं। अब इन तीनों प्रतिनिधि को वोट देना है, तो हमें इसके बारे में कैसे पता चलेगा? तो हमें इसके बारे में पता चलेगा मतपत्र की संरचना से, जहाँ हमें ये ज्ञात होगा कि 3 प्रतिनिधियों ने इस चुनाव में भाग लिए हैं, उसमें से हमें किसी एक को वोट देना है। जैसे कि मैं 3 नंबर को वोट दे देता हूँ, मैं इसमें टिक मार देता हूँ। तो ये मतपत्र की संरचना है। मतपत्र की संरचना ये बताता है कि एक मतदाता के पास कितने विकल्प हैं कि वो किस-किस को वोट कर सकता है, किस-किस को अपना मतदान दे सकता है। तो इतना क्लियर है? मतपत्र सुनिश्चित हो सकते हैं, जो एक मतदाता को एक ही उम्मीदवार के पक्ष में मत देने की अनुमति देते हैं, अतः केवल एक ही वोट डालने की अनुमति देते हैं, या वियोज्य हो सकते हैं, जो मतदाता को विभिन्न राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के बीच मतों को विभाजित करने की अनुमति देते हैं। तो ऐसा है कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि मतपत्र में कभी कभी केवल एक व्यक्ति को वोट देना होता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आपके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप अपने इच्छानुसार पहले किसको रखना चाहते हैं वो सेलेक्ट करते हैं। मतलब आप वरीयता के क्रम में मतपत्र में वोट दे सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि आपको 2 नंबर का प्रतिनिधि ज़्यादा पसंद है, तो आप पहले इसको वोट दे दीजिए। 1 नंबर, ठीक है? आप इसको मान लीजिए कि ये मेरी प्रायोरिटी है, अगर ये सरकार में आ जाती है, सत्ता में आ जाती है, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मान लेते हैं ये नहीं आया अगर, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप दूसरे को भी वोट दे सकते हैं, ठीक है? दूसरे को दे दीजिए, दूसरी वरीयता इसको दे दीजिए, तीसरी वरीयता इसको दे दीजिए। तो इस तरह से ये मतपत्र की संरचना हुई। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या डिस्कस करना है। आगे है निर्वाचन फॉर्मूला, ठीक है? तो निर्वाचन फॉर्मूला का मतलब ये है कि किस प्रकार से कैसे मत जो है वो दिए जाए, कैसे चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाए, कैसे चुनाव का जो है आयोजन किया जाए, तो यही निर्वाचन फॉर्मूला होता है। तीसरा है जिला निर्माण का संबंध।
या कह लीजिए कि जिला निर्माण। तो जिला निर्माण का मतलब जैसे मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जैसे एक जिला एक क्षेत्र होता है जहाँ पर से कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव होना है, ठीक है? जैसे कि एक प्रतिनिधि यहाँ से चुना जाना है, तो जिला निर्वाचन क्षेत्र का काम केवल इतना होता है कि वो है ना प्रतिनिधियों को एक भौगोलिक भाग में बाँट देता है। जैसे मान लेते हैं कि 10 प्रतिनिधियों का चयन होना है और यहाँ पर तो हमें क्या करना होता है कि जिलावार ऐसे करके इसको बाँट दिया जाता है, ठीक है? ऐसे बाँट दिया जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ऐसे है ना? ऐसा होता है कि प्रत्येक क्षेत्र से एक-एक प्रतिनिधि चुना जाना है और इसमें मान लेते हैं कि 400 वोटर हैं, इसमें 200 वोटर हैं, इसमें 100 वोटर हैं, इसमें 2 लोग खड़े हुए हैं, बनेगा कोई केवल 1, इसमें 3 लोग खड़े हुए हैं, बनेगा कोई केवल 1। तो जिला निर्माण या जिला निर्माण से क्या होता है ना केवल और केवल इतना होता है कि हमें पता चलता है कि किस क्षेत्र में कितने प्रतिनिधि जीत कर अपना विजय परचम लहराएँगे और अपनी शक्ति को प्राप्त करेंगे। तो यही होता है जिला निर्माण। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। आगे हमें मेन जो पढ़ना है ना वो ये पढ़ना है ना कि निर्वाचन का फ़ॉर्मूला क्या होता है? कैसे-कैसे निर्वाचन होता है? देखिए दोस्तों, निर्वाचन जो होता है ना वो मूल रूप से 3 तरीके से होता है, ठीक है? पहला होता है बहुलवादी व्यवस्था, दूसरा होता है बहुमतीय व्यवस्था, तीसरा होता है अनुपातिक व्यवस्था और कहीं-कहीं आजकल चल रहा है मिश्रित मिश्रित निर्वाचन व्यवस्था, ठीक है? तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं आप दिल्ली के एक ज़िले में रह रहे हैं, ठीक है? और वहाँ से एक संसद का चुनाव होना है, एक संसद का चुनाव होना है, ठीक है? अब जब संसद का चुनाव होना है, तो मान लेते हैं कि एक जिस ज़िले में आप रह रहे हैं, वहाँ पर 5 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, अपनी-अपनी शक्ति को प्राप्त करने हेतु। बनेगा तो कोई केवल एक। उस ज़िले में मान लेते हैं, आप जिस ज़िले में हैं, ठीक है? या उस क्षेत्र में जहाँ पर ये सभी के लोग खड़े हुए हैं, उसमें 25 वोटर हैं, ठीक है? 25 लोग मतदान करने वाले हैं। अब 5 प्रतिनिधि हैं, तो 25 में से 25 वोटर हैं, तो एक पहले प्रतिनिधि को वोट मिला है 10, ठीक है? दूसरे प्रतिनिधि को मिला है 12, तीसरे प्रतिनिधि को मिला है कितना? तो 2, तो ये हो गया 12, 10, 22, 2 24 और चौथे को मिला है 1 वोट, ठीक है? अब मुझे इसमें इसमें ये बताइए कि कौन बहुमत प्राप्त नेता बनेगा, किसको ये गद्दी मिलेगी? तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिसको सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुआ, तो 12 मत जिसको प्राप्त हुआ वही तो शक्ति प्राप्त करेगा, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है कि जिसको सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुआ, वही सत्ता को प्राप्त करता है। तो बहुलवादी व्यवस्था है ना, इसी का सबसे अच्छा उदाहरण है। बहुलवादी व्यवस्था को हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है? इस व्यवस्था में क्या होता है कि जितने जीतने वाले उम्मीदवार जो होते हैं ना, वो एक निश्चित निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी अन्य उम्मीदवार की तुलना में सर्वाधिक मत प्राप्त करते हैं, इसकी परवाह किए बिना कि उस उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत मिला है या नहीं। पूर्ण बहुमत का मतलब आप समझ लीजिए, मान लेते हैं कि 25 सीट था, अगर इसके पूर्ण बहुमत की बात करें हम तो इसका 50% अगर हो गया तो वो पूर्ण बहुमत हो जाएगा। 25 का 50% कितना हुआ? 12.5। अगर मान लेते हैं कि किसी को 12.5 वोट नहीं आता अगर इसमें, तो क्या वो सत्ता प्राप्त करता? नहीं करता। लेकिन 12 वोट वाले को भी यहाँ सत्ता मिली है। तो बहुलवादी व्यवस्था यही कहता है कि कोई भी जीतने वाला उम्मीदवार अगर सबसे ज़्यादा मत प्राप्त कर रहा है, तो वो क्या है ना जीत दर्ज करेगा। ये मायने नहीं रखता है कि उसने बहुमत प्राप्त की है अथवा नहीं की है। मतलब बहुमत प्राप्त करने का मतलब उसने 50% वोट लाया है या नहीं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि उसने सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त किया है। तो यही बहुलवादी व्यवस्था है। बहुलवादी व्यवस्था में क्या होता है कि अधिकतम मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जीतता है, इसकी परवाह किए बिना कि मत का प्रतिशत क्या है, 50% है या नहीं है। इतना क्लियर हो गया। इस पद्धति को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट व्यवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक ऐसे दौड़ दौड़ के सदृश्य है जिसमें कि सर्वप्रथम अगर कोई विजय स्तंभ तक पहुंच जाता है तो वह विजेता कहलाएगा। जैसे 5 लोगों की दौड़ हो रही है, 5 लोगों की दौड़ में जो सबसे पहले विजय के लकीर तक पहुंचेगा, इस लकीर तक पहुंचेगा, वो जीत जाएगा। तो ऐसा वाला होता है ये बहुलवादी व्यवस्था। तो बहुलवादी व्यवस्था अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है बहुमतीय व्यवस्था। ये ऑलमोस्ट कुछ हद तक ये ऐसा समझ लीजिए कि ये जो है ना
बहुलवादी व्यवस्था के ही तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है। इसमें 2 तरह की व्यवस्थाएं होती है। पहला व्यवस्था ऐसा होता है जिसमें कि आपको या किसी उम्मीदवार को, जो भी उम्मीदवार मैदान में खड़ा होता है शक्ति प्राप्त करने के लिए, उसको 50% से 1% वोट ज़्यादा लाना पड़ता है। मान लेते हैं कि 100 सीट है, ठीक है, सॉरी 100 वोट हैं, ठीक है, 100 वोट पड़ना है किसी उम्मीदवार को, ठीक है। मान लेते हैं 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 2 उम्मीदवार है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। पहले उम्मीदवार को पड़ा 52 वोट, ठीक है, दूसरे उम्मीदवार को पड़ा 48 वोट। तो पहला वाला जो उम्मीदवार है जिसने 52% वोट प्राप्त किया है वही जीतेगा, दूसरा वाला उम्मीदवार नहीं जीतेगा। अब कैसे जीतेगा? क्योंकि इस उम्मीदवार ने 50% 100 में से 50% हिस्सा पाया प्लस 1% हिस्सा पाया, मतलब 51% से ज्यादा वोट इसने पाए हैं, 52% वोट इसने पाया है, इसलिए यह उम्मीदवार जीत गया है। इतना समझ में आया? मतलब ऐसा है कि इसका जो पहला है, पहला वाला रूप है बहुमतीय व्यवस्था का, उसका केवल इतना कहना है कि भाई कोई भी एक उम्मीदवार हो, कोई भी उम्मीदवार हो, अगर वो 50% प्लस 1% मत प्राप्त करता है तो वही विजेता कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये संख्या अगर हम 3 कर देते हैं, इस संख्या को अगर हम 3 कर देते हैं, कुल 100 मत कहीं पर हैं, 100 वोट होने हैं, 3 उम्मीदवार हैं, पहले वाले उम्मीदवार को पड़ता है 40 वोट, दूसरे वाले उम्मीदवार को पड़ता है 30 वोट, ठीक है, और तीसरे वाले उम्मीदवार को पड़ता है 20 वोट। तो कितना हो गया? 40 30 70 20 100 हो गए। आप हमें बताइए कि किस उम्मीदवार ने 50% वोट प्राप्त किया? 100 वोट में से किस उम्मीदवार ने 50% वोट प्राप्त किया? अब बताइए 100 का 50% कितना होगा? 50 होगा। अब बताइए किसी उम्मीदवार को 50% वोट मिला है क्या? बिल्कुल नहीं मिला है। अब 50% वोट नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि किसी ने बहुमत प्राप्त नहीं किया, और अगर किसी ने बहुमत प्राप्त नहीं किया तो सत्ता में कोई भी नहीं आ पाएगा। तो ये व्यवस्था होती है। अब देखिए ये वाला तो पहला वाला मुद्दा तो आप समझ गए, किसी ने 50% प्लस 1% वोट अगर प्राप्त कर लिया तो वो बहुमत प्राप्त कर लेता है और फिर वो सत्ता में बैठ जाता है। अब यहाँ पर ये दूसरी वाली स्थिति को देख लीजिए, अब ये दूसरा वाला है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। अब मान लेते हैं कि पहले वाले को 40% वोट प्राप्त हुआ, दूसरे वाले को कितना 30% वोट प्राप्त हुआ, तीसरे वाले को 20% वोट प्राप्त हुआ। अब बहुमत तो किसी को नहीं है। अब जो नीचे वाला तीसरा है इसको काट के हटा दिया जाएगा। क्लियर हो गया? अब प्रतिस्पर्धा हो जाएगी इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में फिर से वोटिंग कराई जाएगी, फिर से वोटिंग कराई जाएगी। अब 100 मतदान फिर से हैं और किसी न किसी को अब पक्का है कि 50% से ज़्यादा ज़्यादा वोट मिल जाएगा। अगर किसी को 50% से ज़्यादा वोट मिल गया, मान लेते हैं कि दूसरे नंबर को मिल गया, दूसरे नंबर को 52% वोट मिल गया, तो दूसरा वाला क्या होगा? सत्ता स्थापित कर लेगा। इसी को कहते हैं टू राउंड सिस्टम। तो आप टू राउंड सिस्टम समझ गए बहुमतीय व्यवस्था में, जिसमें क्या होता है कि अगर पहले बार में किसी को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो दोबारा वोटिंग होती है और शीर्ष के 2 प्रतिभागियों के बीच। तो इतना क्लियर हो गया? बहुमतीय व्यवस्था समझ गए, जिसमें कि 50% प्लस 1% वोट अगर कोई प्राप्त कर रहा है तो वो क्या होगा? या 50% प्लस 1 मत अगर वोट वो प्राप्त कर रहा है तो वो सत्ता का हकदार होगा। यही बहुमतीय व्यवस्था है। ठीक है? अब आते हैं तीसरी वाली व्यवस्था पर, जो सबसे ज्यादा पेचीदा व्यवस्था है। इसको समझने में आप लोगों को समस्या हो सकती है, फिर भी मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। मान लेते हैं आपके सामने एक ऑप्शन है, 3 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं, केवल एक उम्मीदवार को जीतना है। 3 उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं, 3, 2 और 1। अब ऐसा है कि आप पहले क्या करते थे, बहुलवादी व्यवस्था में केवल एक आदमी को वोट दे देते थे। वोट में क्या होता था, वोट देने के बाद जिसको सबसे ज़्यादा वोट आता था वो जीत जाता था। दूसरे में क्या था कि आप 50% प्लस 1% वोट अगर कोई ला रहा था तो वो जीत जाता था। लेकिन हम उसमें भी क्या करते थे, वोट केवल एक ही आदमी को देते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम अपनी वरीयता के अनुसार, अपनी प्रायोरिटी के अनुसार वोट दे सकते हैं। जैसे कि तीसरे नंबर का उम्मीदवार कहता है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बिजली दूंगा। दूसरे नंबर का उम्मीदवार कहता है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें पानी भी उपलब्ध करवा दूंगा। पहले नंबर का उम्मीदवार कहता है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दूंगा। तो अब इन तीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा ऑफर कौन दे रहा है आपको? तो पहला वाला दे रहा है, तो आप पहले वाले को पहले वोट दे दीजिएगा। दूसरा बिजली की बात करता है तो फिर उसके बाद बोलिएगा कि ठीक है, अगर ये नहीं बन पाई, ये सरकार में नहीं आ पाती है ना, तो चलो भैया इसको वोट दे देते हैं, इसको वोट दे देते हैं, आप इसको प्रायोरिटी में ले लेते हैं। ठीक है? और उसके बाद आप क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि अब मान लो इस ये भी नहीं आ पाया, तो फिर आप इसको वोट दे देते हैं। आपने अपनी वरीयता दर्ज कर दी। इसी तरह अलग अलग लोग अपनी वरीयता दर्ज करेंगे। मान लेते हैं 100 वोट पड़ना है, ठीक है, उम्मीदवार टोटल 3 है। तो अब ये इस पद्धति पर काम करता है, कुल डाले गए मतों की संख्या प्लस 1 बट्टे
कुल सीटों की संख्या, जीतना किसको है, सिर्फ एक को है, 3 उम्मीदवार है मैदान में, जीतना एक को है, तो बट्टे 1 सीटों की संख्या प्लस 1, तो आप ये देखेंगे ये बन जाएगा 101 बट्टे 2। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं। अब 101/2 को डिवाइड करेंगे तो आता है 50.2, मतलब ऑलमोस्ट अगर किसी भी मतलब किसी भी उम्मीदवार को 51% वोट मिलता है, 51 वोट मिलते हैं, तो वो मतदाता जीत जाएगा, ओ सॉरी वो उम्मीदवार जीत जाएगा। तो ये इस पद्धति पर काम करता है। अब देखिए इसमें एक फायदा क्या है ना, कि इसमें एक जो वोट करता है, जो वोट कर रहा है ना, उसको ये प्रॉफिट है, उसको ये मतलब उसको ये सुविधा प्राप्त है कि वो सबको वोट कर रहा है, ठीक है, किसी के खिलाफ पक्षपात को वो नहीं कर रहा है, मतलब वो सबको वोट कर रहा है। तो यही जो प्रणाली है ना, अनुपातिक प्रणाली है, आप इसमें ऐसा देख सकते हैं कि सबको एक समान अनुपात में वोट मिलता है, पहले वाले को भी मिलता है, दूसरे वाले को भी मिलता है, तीसरे वाले को भी मिलता है, तो ऐसा चलता है, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं कि ऐसा होता है कि 50 लोगों ने पहले वाले को प्रायोरिटी दे दी, इसको प्रायोरिटी दे दी, तो ये आगे बढ़ रहा है। फिर किसी ने क्या किया, इसको प्रायोरिटी दी, तो ये थोड़ा पीछे चलेगा, फिर ये पीछे चलेगा, तो ऐसा वाला मुद्दा चलता रहता है, ठीक है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आप समझ गए। हालांकि ये आप लोग बहुत अच्छे से नहीं समझे होंगे, मुझे पक्का पता है, क्योंकि ये एकदम शॉर्टकट में बताने की चीज नहीं है, ठीक है। इसको कागज पर लिख के बताना होगा, और अभी कागज भी नहीं है और पेन टैबलेट भी नहीं है कि मैं इसको लिख पाऊंगा, तो आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए इसको, ठीक है। अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है मिश्रित प्रणाली। तो मिश्रित सदस्यीय व्यवस्था अभी कुछ देशों में चल रही है। इसमें क्या होता है ना कि कुछ पर जैसे 100% वोट है, ठीक है, 100% सीटों को भरना है, उसमें से 40% पर बहुलवादी प्रणाली से चुनाव होंगे, किसी 20% पर बहुमतीय से होगा, और 40-20-60 और 40% पर क्या होगा, तो अनुपातिक प्रणाली से चुनाव होगा। तो ऐसी वाली जो व्यवस्था होती है ना, वो मिश्रित व्यवस्था होती है। इतना क्लियर हो गई, इतनी इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे ये है कि विभिन्न निर्वाचन व्यवस्थाओं का आकलन। सबसे पहला है कि बहुदलीय और बहुमतीय व्यवस्थाओं के लाभ और हानि। देखिए दोस्तों, इसमें अब जो ये अलग अलग चुनावी व्यवस्था है ना, इसके कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो बहुलवादी व्यवस्था है ना, ये जो बहुलवादी चुनावी व्यवस्था है, यह है ना बहुत सरल सा होता है, एकदम आसान वाला होता है, इसको कोई भी समझ लेता है। आप भी समझ लिए, आप बहुलवादी व्यवस्था को अभी तुरंत मैंने समझाया, और संभवतः आप लोग समझ भी गए होंगे। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट लाएगा, वही क्या होगा, सफलता का परचम लहराएगा। तो ये एकदम आसान है, और ये एकदम आसानी से इसको सामान्य नागरिक भी समझ जाता है, ठीक है। अब ये किसी अन्य व्यवस्था की तुलना में उम्मीदवारों की पहचान और अपने प्रतिनिधि के साथ मतदाताओं के तादात्म्य को उच्च स्तरों तक सुनिश्चित करती है, क्योंकि उम्मीदवारों से मतदाता परिचित होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो बहुलवादी व्यवस्था होती है या बहुमतीय व्यवस्था होती है, इसमें मत देने वालों को, अपने वोट देने वालों को पता होता है कि आगे भविष्य में उसका नेता कौन होगा। जैसे कि कोई मान लेते हैं कि बीजेपी को वोट देता है, तो उसको पता होगा कि बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो हमारे भविष्य का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, मतदाताओं को पता होता है कि उसका जो वोट जा रहा है वो किसको जा रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ऐसा है कि ये इस तरह की जो व्यवस्था होती है ना, इस तरह की व्यवस्था में क्या होती है कि सामान्य तौर पर केवल एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है, और उसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है। इसका मतलब है कि उसको सबसे ज़्यादा समर्थन प्राप्त है। अगर उसको सबसे ज़्यादा समर्थन प्राप्त है कि प्राप्त है, इसका मतलब है कि वो सबसे अधिक ज़िम्मेदार होगा नागरिकों के लिए। अगर नागरिकों के प्रति ज़िम्मेदार नहीं होता है वो, तो अगले 5 साल के बाद उसको लात मारकर भगा दिया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और ये सामान्यतः एक दलीय बहुमतीय सरकारें उत्पन्न करती है। बहुलवादी या बहुमतीय सरकार से क्या होती है ना, कि एक तरह से एक दलीय बहुमतीय इसमें गठबंधन नहीं होता है, सामान्य सरकार का गठन हो जाता है, जो कि स्थिर होती है और अस्थायी होती है। अब इसमें कुछ कमी है, बहुलवादी और बहुमतीय व्यवस्था में थोड़ी सी कमी है। इसमें कहना है आलोचकों का कि देखिए, ऐसा है कि मान लेते हैं 100 सीट है, ठीक है, सॉरी 100 मत हैं, जिसमें से 50 मत किसी ने प्राप्त किया। एक पहले वाले ने 50 मत प्राप्त किए, दूसरे वाले ने 25 मत प्राप्त किए, और तीसरे वाले ने भी 25 मत प्राप्त किए। तो 50 मत वाला जो उम्मीदवार होगा वो जीत जाएगा। तो 50 आदमियों का जो वोट है वो तो एकदम सफलतापूर्वक सबको इसको मिल गया। लेकिन ये जो बाकी 25 और 25 जो दूसरे और तीसरे को गया, ये तो बेकार हो गया। तो इसकी एक कमी जो है ना, बहुलवादी और बहुमतीय व्यवस्था की एक कमी के तौर पर इसे देखा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि इसमें अनेक मत जो है ना, अनेक वोट जो है ना, वो बेकार हो जाते हैं। इतना क्लियर है।
अब देखिए बहुलवादी व्यवस्था में एक समस्या ये भी है, या बहुलवादी या बहुमतीय चुनावी व्यवस्था में ये समस्या है कि मान लेते हैं आपके क्षेत्र में, मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव होना, तो आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री को वोट तो देते नहीं है। आप क्या करते हैं, पहले अपने क्षेत्र के विधायक या अपने क्षेत्र के सांसद को वोट देते हैं। अब मान लेते हैं आप जो है ना, आपने जिस पार्टी को वोट दिया है, आप चाहते हैं कि उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बने। जैसे आप बीजेपी को वोट देते हैं, आप चाहते हैं कि बीजेपी का ही प्रधानमंत्री बने। अब मान लेते हैं कि आपके क्षेत्र में बीजेपी जीत गई, अच्छा खासा मत था इनको, लेकिन केंद्र में बीजेपी के पास उतना मत हो नहीं पाया, ठीक है? तो फिर वो कैसे जीत पाएगी? तो बहुलवादी और बहुमतीय प्रणाली में ये दिक्कत है कि हमें ये पता ही नहीं चल पाता है कि जो दल राष्ट्रव्यापी होगा, वो बहुमत प्राप्त करेगा या नहीं करेगा। इतना क्लियर हो गया? हाँ। और भी कुछ है बताने के लिए इसमें क्या? इसमें अब नहीं देख रहे हैं कुछ बताने वाला? आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट था वो तो सब बता ही दिए। आगे देख लेते हैं, आगे कुछ है बताने वाला क्या? आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्थाओं के लाभ और हानि। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला लाभ जो होता है ना आनुपातिक प्रतिनिधित्व का, वो ये होता है कि इसमें मतों को बेकार नहीं किया जाता है। मतलब इसमें मत बेकार नहीं होते, क्योंकि एक ही नागरिक सभी को वोट देता है और सभी को एक निश्चित मात्रा में वोट देता है। अब वोट देता है तो उनका रेशियो तैयार किया जाता है कि किसको कितना प्रतिशत वोट पड़ा, तो वोट बेकार नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पर है ना, क्योंकि सभी दलों को मतों के अपने हिस्से के लगभग कड़े अनुपात में सीटें प्राप्त होती है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है? अब ऐसा है कि इसमें है ना, ये जो अनुपातिक प्रतिनिधि व्यवस्था होती है ना, इसमें अल्पसंख्यकों को भी मौका मिलता है, ठीक है? उसके साथ-साथ महिलाओं को भी मौका मिलता है और फिर बेकार मत की संख्याएँ कम होती है ना, तो ऐसे में क्या होता है ना कि बहुमतीय व्यवस्था की तुलना में इसमें है ना अधिक लोग हिस्सा लेते हैं, ठीक है? और अधिक लोग हिस्सा लेते हैं तो फिर ये एकदम अच्छे से अस्थिर और स्थायी सरकार का निर्माण करती है। इतना सब होने के बावजूद भी इसमें कुछ कमियाँ हैं दोस्तों, और कमियाँ ये है, सबसे बड़ी कमी ये है कि ये जो निर्वाचन की व्यवस्था है, ये जो वोटिंग की व्यवस्था है ना, ये आम नागरिकों को समझ में आती ही नहीं है। कि करना क्या है भई? मतलब कैसे करना है? कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, ठीक है? तो ये एक समस्या है, ठीक है? और दूसरी समस्या ये है इसके साथ कि आप जो वोट दे रहे हैं ना, तो सबको वोट दे रहे हैं, ठीक है? अब आपको एग्ज़ैक्ट पता नहीं है कि किसको किस रेशियो में वोट पड़ेगा, किसको कितनी प्रायोरिटी दी जाएगी और कौन बहुमत दल का नेता बनेगा, कौन बहुमत दल प्राप्त नेता बनेगा। तो ये एक समस्या है। और एक समस्या ये भी होती है ना कि अनुपातिक प्रणाली में कभी-कभी निर्वाचकों को लिस्ट में दिखाया नहीं जाता, बल्कि उसके बदले में पार्टियों को दिखाया जाता है कि हाँ, ये पार्टी है, मैदान में उतरी हुई, आपको इसको वोट करना है। तो ऐसे में क्या होती है, दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मतदाताओं को पता ही नहीं होता है कि मतदान होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद उसका नेता कौन होगा। अब हम मिश्रित सदस्य व्यवस्थाओं के लाभ और हानियाँ, तो लाभ यही है ना मिश्रित व्यवस्था से कि इसमें सभी को सामान्य प्रतिनिधित्व मिल जाता है, ठीक है? क्योंकि इसमें तीनों तरह की व्यवस्थाएँ शामिल हैं, बहुलवादी, बहुमतीय और अनुपातिक, सभी को अपना-अपना नेतृत्व मिल जाता है। लेकिन अब ये इसका सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट है कि इसमें सबको अपना-अपना निधित्व मिल जाता है, ठीक है? सभी चुन कर के आते हैं, सभी अपने-अपने मुद्दों को रखते हैं सदन में। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि इसको कंप्लीट करने में काफ़ी समस्याएँ आती हैं, क्योंकि इसमें तीनों तरह की व्यवस्थाएँ हैं और ये है बहुत जटिल प्रक्रिया वाला व्यवस्था हो जाता है, जटिल प्रक्रिया वाले चुनाव की व्यवस्था इसमें देखने को मिलती है। और कभी-कभी क्या होता है ना कि तीनों अलग-अलग तरीके के वोट से, मतलब तीनों जैसे कि 3 अलग-अलग तरीके के चुनाव की व्यवस्था की गई, उससे जो उम्मीदवार, मतलब उससे जो नेता लोग उभर कर आए, अब उनमें क्या होता है ना कि आपसी मतभेद रह जाता है और आपसी मतभेद को जल्दी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो यह एक तरह की समस्या हमें देखने को मिलती है इसमें। इतना क्लियर है? ये सब खत्म हो गया। भाई ब्लॉक 4 में जितनी बातें थी सब बता दिए, बहुत लंबा-चौड़ा बता दिए हम। बहुत देर वीडियो हो गया है। खंड 5 में बहुत से चैप्टर हैं, ठीक है? मैं उतना तो बताऊँगा नहीं, केवल और केवल शॉर्टकट में जो थोड़ा बहुत है वो मैं बता देता हूँ। विकसित और विकासशील देशों में राज्य, इसको आप लोग समझ लीजिए। इसको समझाने के बाद मैं आगे एक छोटा-सा टॉपिक बताऊँगा, वैश्वीकरण, उसके बाद समाप्त कर दूँगा। सबसे पहले इसमें क्या है ना, विकसित और विकासशील देशों में राज्य क्या है, इसको समझिए, ठीक है? तो ऐसा है दोस्तों कि अलग-अलग लोगों ने राज्य को अलग-अलग तरीके से प्रभावित किया। 2 तरह के विचार हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक है उदारवादी, दूसरा है मार्क्सवादी। तो उदारवादी लोग जो है ना, वो राज्य को एक साधन मानते हैं और वो कहते हैं कि राज्य के माध्यम से नागरिक जो है स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है, समानता को प्राप्त कर सकता है और उसके बाद पूँजी को बढ़ावा दे सकता है, अपनी-अपनी पूँजी को बढ़ावा दे सकता है और अपने-अपने निजी हितों की पुष्टि कर सकता है। लेकिन मार्क्सवाद मानता है कि राज्य जो है ना, वो एक तरह से
लोगों के शोषण का क्षेत्र है, अमीर लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं। आगे मैं इसको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी शॉर्ट में इतना समझ लीजिए। अब यहाँ दो लोग हैं, दो विचारधाराएं हैं। विचारधाराओं का क्या मतलब होता है? अलग अलग लोगों के मन में जो विचार आता है ना, वही विचारधाराएं होती है, ठीक है। तो उदारवादी लोग जो है, जो कि उदारवादी विचारधारा को मानते हैं, वो कहते हैं कि राज्य एक संगठित सामाजिक संस्था या मनुष्यों का एक समुदाय है जो समाज के अन्य संगठनों के ऊपर स्थित है। जबकि मार्क्सवादी ये मानते हैं कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण और प्रभुत्व का साधन ही राज्य है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। इसी तरह अलग अलग लोग हैं, जैसे कि अराजकतावादी हैं, जो अराजकता से परे हुए हैं। कुछ लोग लोकतंत्रवादी हैं, कुछ लोग गांधीवादी हैं। तो वो अलग अलग तरीके से राज्य को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर है। कुछ लोग राज्य को नैतिकता के संबंध में देखते हैं, जबकि कुछ अन्य इसे क्या है ना, संस्थागत राजनीतिक शक्ति के रूप में देखते हैं। कुछ और भी हैं जो इन्हें एक सामाजिक परिघटना या एक न्यायिक व्यक्तित्व या एक एकाधिकारवादी संगठन के रूप में देखते हैं। अब ये सब तो बहुत बकवास की बात थी, आप लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। सीधे सीधे मैं आप लोगों को राज्य समझा देता हूँ एकदम शॉर्ट में, ठीक है। राज्य एक छोटा सा क्षेत्र होता है या कोई एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? इतना समझ में आया या नहीं आया? अब इसमें क्या होती है, अब ये क्षेत्र है, अब इसमें नागरिक होंगे, होंगे या नहीं होंगे? नागरिक नहीं होंगे तो इस क्षेत्र का फायदा क्या रहा? अब इस नागरिक को एक दिशा देने वाला चाहिए, नागरिक को बताने वाला चाहिए ना कि भाई तुम्हें क्या करना और क्या नहीं करना है। मतलब इन पर एक शासन करने वाला चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? तो एक केंद्रीकृत सरकार होती है इसके अंतर्गत, ठीक है, जो कि शक्ति का वैध प्रयोग करके ये जो नागरिक है ना, ये सब इन सभी नागरिकों को नियंत्रित करने का कोशिश करती है, नियंत्रित करने की कोशिश करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक केंद्रीकृत सरकार से युक्त एक अनिवार्य राजनीतिक संगठन जो एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत वैध रूप से बल प्रयोग का अधिकार रखते हो। तो अभी मैंने तुरंत बताया, एक केंद्रीकृत सरकार हो, ठीक है, एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश हो, ठीक है। आप लोग देख लिए, ये वाला प्रदेश है, ये वाला प्रदेश है। एक सेकंड ब्लू कर देता हूं मैं इसको। ये प्रदेश है, ये सरकार है, ये क्या कर रही है, इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत जितने नागरिक हैं उन पर शक्ति का वैध प्रयोग कर रही है। तो यही राज्य है। जैसे भारत भी एक राज्य ही है। इतना क्लियर हो गया? सारी बातें समझ में आ गई? अब है राज्य और उससे संबंधित शब्द। देखिए दोस्तों, राज्य को कभी कभी लोग राष्ट्र बोल देते हैं, देश बोल देते हैं, सरकार बोल देते हैं, राष्ट्र राज्य बोल देते हैं। हालांकि ये सब देखने में पर्यायवाची लगते जरूर हैं, लेकिन वास्तव में ये पर्यायवाची नहीं है। इतना क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ठीक है। आगे बहुत सारी बातें दी गई हैं, समय बहुत कम है, मैं उसको बताऊंगा नहीं अभी। राज्य समझ लीजिए, राज्य क्या है समझ गए होंगे। अब आपसे पूछेगा राज्य क्या है, विस्तार पूर्वक बताइए, तो बता दीजिएगा। और उसी के साथ आप लोग ये भी ऐड कर दीजिएगा, राज्य का उदारवादी और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। अभी मैं आप लोगों को राज्य का उदारवादी और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, राज्य का जो उदारवादी परिप्रेक्ष्य ना, उदारवाद के सिद्धांत पर आधारित है, जो मूल रूप से आजादी, अधिकार, स्वतंत्रता, आधुनिकता, प्रगति, विकास आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। तो राज्य का जो उदारवादी सिद्धांत है, उदारवादी लोग ये मानते हैं कि राज्य जो है ना, मूल रूप से हमें आजादी प्रदान करता है, अधिकार प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है, आधुनिकता प्रदान करता है, हमारी प्रगति में मदद करता है और हमारे विकास में मदद करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है ये, ठीक है, राज्य। अतः उदारवाद के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अधिकारों और संपत्ति की सुरक्षा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय इत्यादि मूल्यों को कायम रखना राज्य की प्राथमिक चिंता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि उदारवाद के लिए राज्य केवल अच्छे जीवन के लिए उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि मानव अस्तित्व के लिए यह एक अपरिहार्य कार्य भी है, क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में अव्यवस्था और अराजकता होगी, जहां सबका सबके विरुद्ध युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये वाला एग्जांपल दिया था, एक क्षेत्र है, इसमें बहुत से नागरिक रह रहे हैं, इसमें सरकार नहीं है, मान लेते हैं हम, ठीक है। इसमें सरकार नहीं है, अगर सरकार नहीं है, अब अलग-अलग नागरिक के अपने-अपने विचार हैं। अब मान लेते हैं किसी के पास 50 लाख की संपत्ति है, किसी के पास 5,000 की संपत्ति है, तो ये 5,000 संपत्ति वाला चाहेगा ना कि किसी तरह इस 50 लाख के संपत्ति वाले को मार दिया जाए और इसके सारे संपत्ति को हथिया लिया जाए। तो इससे क्या होगी? अराजकता फैलेगी। फैलेगी या नहीं फैलेगी? अब मान लेते हैं कोई हिंदू धर्म का है, ठीक है? हिंदू बहुलवादी है और मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। तो अब इन दोनों के निजी हितों में टकराव चलता रहेगा। ये सोचेंगे कि भाई हम इससे आगे निकल जाए, ये सोचेंगे हम इससे आगे निकल जाए। तो ऐसे में क्या होगा? अराजकता की स्थिति फैलेगी, अव्यवस्था बनेगी, ठीक है? अब सरकार नहीं है तो यही तो होगा। तो उदारवादी लोगों का मानना है कि राज्य में अगर सरकार हो तो ऐसे में क्या होगा
कि हमारे जो राज्य के अंदर है, जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर अंदर जो है युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी और शांति कायम रहेगी। और फिर क्या होगा कि एक निर्णायक भूमिका निभाने वाली सरकार रहेगी, जो कि इन सभी मुद्दों को सुलझाने का काम करेगी। तो इतना क्लियर हो गया? वहीं अगर दूसरी ओर हम राज्य के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि मार्क्सवादी जो लोग हैं, वो राज्य को व्यक्तियों के अधिकारों या संपत्ति के रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि प्रबल वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन करने का एक उपकरण या यंत्र मानते हैं। ठीक है? ऐसा है ना, जैसे एक राज्य है, ठीक है? मार्क्सवादी लोगों का कहना है, इसमें मान लेते हैं कि एक 50 लाख का संपत्ति का मालिक है, उसने एक फैक्ट्री डाल दी, अब वो 50 लेबर को खटा रहा है। तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि वो 50 नागरिकों मज़दूरों को जो खटाएगा, तो वो ये सोचेगा कि भई ठीक है, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाए और कम से कम पैसा दिया जाए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि गरीब वर्ग का शोषण किया जा रहा है किसके द्वारा? अमीर वर्ग के द्वारा। तो मार्क्सवाद यही कहना चाहता है कि राज्य जो है ना, केवल और केवल क्या करता है? अमीर लोगों के लिए एक हथियार है, जो कि गरीब लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मार्क्सवादी ये कहते हैं कि राज्य जो है ना, पूरे समुदाय का समग्र रूप से न तो प्रतिनिधित्व कर सकता है और न ही उसका प्रतीक हो सकता है। इनका भी कहना सही है कि देखिए, राज्य किसी भी व्यक्ति या समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, अलग-अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग-अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग-अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग-अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, तो फिर उसको एक जगह कैसे लाया जा सकता है? कैसे उसको समाहित किया जा सकता है? तो ये सब बातें हैं। तो मार्क्सवादी लोग कुछ और मानते हैं और फिर कह लें कि उदारवादी लोग कुछ और मानते हैं। संक्षेप में मार्क्सवादी कहते हैं कि राज्य एक वर्गीय राज्य है, जिसका निर्माण उसके वर्गीय शत्रुओं का दमन करने के उद्देश्य से किया गया। तो मार्क्सवादी कहते हैं कि राज्य का निर्माण केवल इसलिए किया गया है, ताकि उसके अंदर जो छोटे-छोटे शत्रु हैं, उसका दमन किया जा सके, उसको मारा जा सके। तो इसलिए राज्य का निर्माण किया गया। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या डिस्कस करना है। ये डिस्कस करना है विकासात्मक राज्यों के बारे में सिद्धांत। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ प्रश्न आने वाला है, ठीक है? तो इसको हटा देते हैं, इसको साइड कर देते हैं। हम ये देख लेते हैं विकसित और विकासशील देश क्या है? ये वाला शायद टॉपिक है आप लोगों में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले विकसित और विकासशील देशों के बारे में जान लीजिए। देखिए दोस्तों, कौन-सा देश विकसित है और कौन-सा देश विकासशील है, इसको मापने का कोई एक निश्चित मापदंड नहीं है। लेकिन कुछ मापदंड हैं, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है? अब आपसे मुझे आप लोग मुझसे ये मत पूछिएगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? ये एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे 10th क्लास में, ठीक है? इसको बताने की आवश्यकता मैं यहाँ नहीं समझता हूँ। प्रति व्यक्ति आय, ठीक है? औद्योगिकीकरण का स्तर, जीडीपी जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब एक पॉइंट होता है, इसी के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन-सा देश विकसित है और कौन-सा देश अल्प विकसित है या कौन-सा देश विकासशील है। अब देखिए, ऐसा है कि अगर किसी देश के प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, किसी देश का औद्योगिक स्तर अच्छा है, किसी देश की शिक्षा अच्छी है, किसी देश का रोज़गार सृजनता है वो अच्छी है, किसी देश की आधारभूत संरचना अच्छी है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? विकसित देशों के अंतर्गत आएगा। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है किसी देश की, तो वो देश किसके अंतर्गत आएँगे? विकासशील देशों के अंतर्गत आएँगे। इतना क्लियर हो गया? अब विकसित देश जो है ना, अक्सर यूरोप के देश हैं। यूरोपीय महासंघ में जितने भी देश हैं, वो अधिकतर देश विकसित हैं। वो विकसित क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने शुरुआती दौर में 18वीं-17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या पूर्वार्ध में उन्होंने क्या किया था? छोटे-छोटे देशों का दमन किया था, छोटे-छोटे देशों को अपने कब्ज़े में लिया था और वहाँ से उन्होंने बहुत से संसाधनों को जुटाया था, बहुत से धन संपत्ति को लूटा था। लूटने के बाद उन्होंने अपने रहन-सहन के स्तर को ऊँचा कर लिया था और इस तरह से वो विकसित देश में परिणत हो गए। तो विकसित देश की अगर बात की जाए, तो हम लोग अक्सर किसके परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं? तो पश्चिमी देशों के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, यूरोपीय देशों के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। अब विकासशील देशों का मुद्दा आता है दोस्तों। तो विकासशील देशों के मुद्दे की अगर हम बात करें, तो जो देश द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इन देशों से स्वतंत्र हुए, मतलब ये जो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये जो बड़े-बड़े देश थे, इन्होंने जो छोटे-छोटे देश को बाँध कर रखा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये छोटे-छोटे देश स्वतंत्र हुए। अब चूँकि ये देश स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन इनके जो संसाधन थे, इनकी जो संपत्तियाँ थी, इनकी जो
पूंजियां थी, इनके रहन सहन का स्तर था, इन सबको किसने बर्बाद कर दिया था? तो इन सभी देशों ने, इन सभी बड़े बड़े देशों ने बर्बाद कर दिया था। ठीक है, तो इनके पास ना अब संसाधन बचा, ना शक्ति बची, ना कह ले कि मानव मानव जो एक संसाधन है ना वो बचा, ठीक है, ना धन बचा, तो ना दौलत बचा। तो इनके पास एक समस्या थी कि ये अपने आप को विकसित कैसे करें, क्योंकि इनका स्तर सही नहीं था। तो इन्होंने बहुत प्रयास किया कि मतलब अपने आप को सही तरीके से स्थिर कर सके, विकासशील से विकसित कर सके। तो ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है, अभी भी बहुत से देश विकासशील है। भारत भी पहले गुलाम था, भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुआ, ये पहले इंग्लैंड का गुलाम था। यह भी आज विकासशील देश है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी औद्योगिकीकरण का स्तर सही नहीं है, प्रति व्यक्ति आय सही नहीं है, हमारे देश में शिक्षा की स्थिति सही नहीं है, स्वास्थ्य की स्थिति सही नहीं है, रोजगार सही नहीं है, जीडीपी अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है? तो ये सब मुद्दा है। तो विकसित और विकासशील देश अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? इससे प्रश्न पूछेगा, आप लोग आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या डिस्कस करना है। तो अब इसमें बाकी कुछ दिया नहीं है, बकवास की बातें दी गई है, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है? आगे मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ मैं दोस्तों, कि कोई भी राज्य है ना एक देश हो सकता है, लेकिन कोई भी देश राज्य नहीं हो सकता है। इसके पीछे का एक रीज़न है। रीज़न ये है कि राज्य जो है ना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। और एक सेकंड, इसके लिए एक चीज़ लिखा गया था, एक लाइन आपके बुक में लिखा गया है, वो मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। क्या लिखा गया था भाई? मैं खोज लूँ एक बार। हाँ, यहाँ पे शायद ये लिखा हुआ, हाँ। पर हाँ, लिखा गया है कि राज्य शब्द शुद्धतः भौगोलिक है। इसका अर्थ है कि हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक राज्य एक देश है। मैंने अभी तुरंत बताया, प्रत्येक राज्य एक देश है, क्योंकि इसके पास भौगोलिक क्षेत्र है। परंतु जब तक वह देश स्वतंत्र न हो या उसके पास सरकार न हो, तो वह राज्य नहीं हो सकता। जैसे कि एक भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है? इसमें अगर सरकार है, तो यह एक राज्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी देश जो है ना, सॉरी, कोई भी राज्य देश हो सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सरकार होगी, बिल्कुल होगी, सरकार होगी तभी तो देश होगा, तभी तो राज्य होगा। लेकिन कोई एक देश है, वो देश भी एक भौगोलिक खंड ही होता है, लेकिन उसमें अगर सरकार नहीं है तो वो राज्य नहीं हो सकती। तो राज्य होने की एक अनिवार्य प्रवृत्ति ये है कि राज्य के अंतर्गत सरकार होनी चाहिए। तो कोई भी राज्य एक देश हो सकता है, लेकिन कोई भी देश एक राज्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसके अंदर सरकार नहीं है तो वो राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा, वो राज्य नहीं कहलाएगा। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या डिस्कस करना है। इसको जो मैं जरा इरेज कर दूं। अगर राज्य की बदलती हुई प्रवृत्ति, ठीक है, इसको मैं डिस्कस करना जरूरी नहीं समझता हूँ, लेकिन इसमें एक पॉइंट आया है, वैश्वीकरण। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जब शुरुआती दौर में राज्य शब्द का जो प्रचलन हुआ था 18वीं सदी के आसपास, तो उस समय 3 देश सबसे बड़े थे, सबसे प्रभुत्व वाले थे, और वो कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, ठीक है? तो इन तीनों देशों ने मिलकर बहुत से छोटे-मोटे देशों को हड़प लिया था। उस समय राज्य का कोई एकदम बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, राज्य को उतना लोग भाव नहीं देते थे, ठीक है? लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ये तीनों देशों से छोटे-मोटे देश स्वतंत्र होने लगे, जैसे अज़रबैजान, तंजानिया, अर्मेनिया, भारत, ठीक है, लैटिन अमेरिका जैसे देश, फिर उसके बाद और भी बहुत से देश हैं, ठीक है, जो कि बाद में इन तीनों देशों के चंगुल से अलग हो गए, आज़ाद हो गए। फिर इन्होंने अपनी-अपनी व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की, ठीक है। अब इन्होंने अपनी-अपनी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की, राज्य के रूप में ये परिणत हुए, क्योंकि इनके पास अब अपनी सरकार थी, अपना भौगोलिक क्षेत्र था। अब चूँकि इनके सभी संसाधनों और इनके सभी धन संपत्ति का दोहन तो ये लोग कर चुके थे। अब ये लोग कर चुके थे, तो अब इन लोगों के सामने एक चुनौती हुई। एक चुनौती आई कि ये अब अपने आप को विकसित कैसे करें, ये अब संसाधनों को कहाँ से जुटाएँ, ठीक है? और कहाँ से इतने पैसे लाएँ कि ये जो है ना, क्या कर सके, तो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके, अपने आप को मतलब एक तरह से स्थायी तौर पर स्थापित कर सके। तो अब बाद में क्या हुआ ना कि 1990 के आसपास या 1992 के आसपास, 1990 के आसपास ही एक मुद्दा आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग शायद, क्या क्या नाम था उसका भाई? वैश्वीकरण, ठीक है? तो एक मुद्दा हमारे सामने उभर कर आता है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि
विश्व भर के बाजारों का एक हो जाना, ठीक है, या कह लें कि विश्व का समूल रूप से एक हो जाना, तो ये एक मुद्दा बन के आता है। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, यही मुद्दा मेरा अमेरिका तक जा सकता है, या अमेरिका में कोई घटना घटित हुई वो इंडिया आ सकता है। अमेरिका का कोई जीन्स है, अमेरिका में मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो इंडिया आ जाता है। आता है या नहीं आता? जैसे कि इको स्पॉट 4 टाइटेनियम अमेरिकन कंपनी थी, वो अमेरिका से आकर के इंडिया में अपना प्लांट लगा के अपना बिजनेस कर रही थी। सैमसंग नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया की कंपनी है शायद, वो इंडिया में बिजनेस कर रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ना, वैश्वीकरण में क्या हो रहा है ना, कि अलग अलग देशों के सामान, एक तरह से कह लें मुक्त बाजार, या कह लें कि वैश्विक बाजार, जो कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन या कोई भी कंपनी बाहर जा करके विदेशों में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके और अपना काम कर सके, ठीक है? तो ये मुद्दा आया वैश्वीकरण का। अब इन लोगों के सामने चुनौती ये आ गई कि अब ये इस बदलते हुए बाजार में अपने आप को एस्टेब्लिश कैसे कर सके? जैसे मान लेते हैं कि ये एक कार का निर्माण करते हैं और उस कार की लागत आती है 6,50,000 रुपए, ठीक है? और ये बाकी जो ये बड़े-बड़े देश हैं, ये कार का निर्माण करते हैं, इसकी लागत आती है 5,40,000 रुपए, ठीक है? अब ये अपने देश में निर्मित कारों को इन देशों में बेचने के लिए भेज देते हैं। अब कोई भी व्यक्ति 6,40,000 क्यों देगा सेम चीज़ के लिए, अगर वही चीज़ 5,40,000 में मिल रही हो? तो अब यहाँ पर क्या हो रही है? समस्या आ रही है। समस्या ये आ रही है कि अब इन छोटे-छोटे देशों को सर्वाइव करने की समस्या आ रही है। ये अपने आप को विकसित नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर बड़े-बड़े स्तर पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बड़े-बड़े स्तर पर प्रोडक्शन हो रहे हैं, तो अब इन्हें दिक्कत हो रही है एस्टेब्लिशमेंट में। तो इस तरह की जो है ना, राज्य की बदलती प्रवृत्ति बदलने लगी। धीरे-धीरे वैश्विक अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था बढ़ने लगा, ठीक है? धीरे-धीरे क्या हो गया, वैश्विक बाज़ार खुल गए। सारे देश अब एक-दूसरे से व्यापार करने लगे। अब इन्हें समस्या आने लगी, ठीक है? तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि राज्य में है ना, धीरे-धीरे परिवर्तन आने लगा। धीरे-धीरे उद्योगों का निजीकरण होने लगा। बड़े-बड़े उद्योग, बड़े-बड़े कारोबारी के हाथों में चले गए विकसित देशों में। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिए कुछ भी करने लगे, ठीक है? तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि एक तरह से कहीं पर शोषण हो रहा है, मतलब कि कहीं बड़े देश छोटे देशों का शोषण कर रहे हैं, और यहीं से पैदा हो रहा है मार्क्सवाद की अवधारणा। अब कहीं पर हम ये देख रहे हैं कि छोटे देश अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए बड़े देशों से सामान नहीं ले रहे हैं, महँगे-महँगे सामान को बना रहे हैं, और वहाँ पर उनके नागरिक की स्थिति दयनीय हो रही है। अब महँगा सामान कौन खरीदेगा भई? तो इस तरह से राज्य की प्रवृत्ति है ना, समय-समय पर बदलती जा रही थी, ठीक है? कहीं पर कल्याणकारी मॉडल को अपनाया जा रहा था। कल्याणकारी मॉडल का मतलब है कि कुछ ये कह लें कि सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट देने के लिए सभी संपत्तियों को अपने अंडर कर लेती है, और कहती है कि जहाँ आप प्राइवेट कंपनियों को ₹50 देते हैं, वो ₹25 हमसे हमें दे दीजिए, और आप इस सेवा का इस्तेमाल कर लीजिए। तो इस तरह से राज्य जो है ना, अपनी बदलती हुई प्रवृत्ति को यहाँ दिखा रहा है। तो इतना क्लियर हो गया? तो राज्य की बदलती हुई प्रवृत्ति भी लगभग आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? आगे देखते हैं आगे क्या है। ये वाला चैप्टर मैं बताऊँगा नहीं, राज्य नागरिक संबंध काफ़ी बेकार सा चैप्टर है, कोई जान ही नहीं है इसमें। और कुछ है क्या बताने के लायक? वैश्वीकरण के युग में राज, तो वैश्वीकरण तो मैंने अभी बता ही दिया है, तो बेकार में क्या ही अपने मतलब अपने अपने को भी परेशान करूँ और आपको भी परेशान करूँ। मैंने इतना कंटेंट तो दे ही दिया है कि आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन अच्छे से चले जाएँगे। मेरा एकदम यकीन कीजिए, आप लोगों की जो समस्याएँ हैं वो अब लगभग सुलझ सी गई होंगी। आप लोग को जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे वो लगभग मैंने बता दिया है। तो अब क्यों मुझे भी परेशान किया जाए और आपको भी परेशान किया जाए। अगर मेरे पास समय होता ना, तो मैं बाकी बचे चैप्टर्स भी करवा देता। ठीक है, लेकिन समय की कमी है दोस्तों, मैं बहुत लंबा बोल चुका हूँ, 1 बजने वाला है, ठीक है? 1 रात को 1 बजने वाले हैं, और इतना लंबा वीडियो आप लोग देखना भी नहीं चाहेंगे। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं, ठीक है? मैं अंतिम में मैं भी एक ज़रा चैप्टर देख लेता हूँ, 1 सेकंड आप लोग, मैं बुक आप लोगों के लिए पलटता हूँ। हालाँकि मैं बुक ज़्यादा देखता नहीं हूँ आप लोगों का, ठीक है? लेकिन फिर भी अभी मुझे देखना पड़ रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया क्या नहीं है, पहले तो राज्य की प्रकृति पर तुलनात्मक बहस, ये चैप्टर मैं डिस्कस नहीं करवा रहा हूँ। वैश्वीकरण के युग में राज्य, मैं ये भी नहीं डिस्कस करवा रहा हूँ, और राज्य नागरिक समाज संबंध, ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मतलब टोटल 13 चैप्टर में से मैं 4 चैप्टर मतलब आप लोगों को डिस्कस नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन इतने चैप्टर 9 चैप्टर मैंने डिस्कस करवा दिए, वो चैप्टर्स आप लोगों के लिए पर्याप्त होंगे, ठीक है? और उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस आएँगे। ठीक है? अब इतना क्लियर हो गया, अब आगे इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, ठीक है? और डेढ़ 2 घंटे की वीडियो भी हो गई होगी, और आप लोग भी बोर हो जाएँगे।
अब लास्ट में कुछ बातें बता देता हूँ। मेन मुद्दा ये है ना कि लास्ट में आप लोग इतना जान लीजिए कि इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके सारे क्वेश्चंस और आंसर्स आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आप वेबसाइट से जाके परचेज कर लीजिएगा, या इंस्टा मुझे से परचेज कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा वहां से परचेज कर लीजिएगा, या सीधे व्हाट्सएप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे से, ठीक है। व्हाट्सएप कांटेक्ट कीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अभी जो चैप्टर्स मैंने छोड़ दिए ना, मैं कोशिश करूंगा कि उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को उस पीडीएफ में अवेलेबल करवा दिए जाए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।